कल तक किसी को कोई डाउट अगर पड़ा हो तो कल हमने कम किया था ताकि आप लोगों को पढ़ने का टाइम मिल जाए। अब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा तो फिर से पढ़ने का टाइम है, तो आज थोड़ा ज्यादा निपटा लेंगे, टूरिज्म खत्म करना है तो आज पचमढ़ी करेंगे। कहाँ है पचमढ़ी? पचमढ़ी कहाँ है, किसी को पता है ऑनलाइन? किसी को नहीं पता पचमढ़ी कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में? अमृता, श्रद्धा, पूनम। नर्मदापुरम किसका नया नाम है? होशंगाबाद का? होशंगाबाद का सर। होशंगाबाद सर। अभी बोलने के बाद याद आया। चलो तो नर्मदापुरम में है पचमढ़ी। सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, उसमें महादेव महादेव पहाड़ है, एक चौरागढ़, ये सब जहां पर है वहां पर पचमढ़ी मतलब हिली रीजन है, हिल स्टेशन है। एमपी का इकलौता हिल स्टेशन है, एमपी का इकलौता हिल स्टेशन है। और इसको सतपुड़ा की रानी भी बोलते हैं, इसको सतपुड़ा की रानी भी बोलते हैं। एमपी का इकलौता हिल स्टेशन है। तो क्या हिस्ट्री है पचमढ़ी की, कब से ये फेमस हुआ, कैसे सीन में आया? तो हुआ ये कि जब अंग्रेजों की पिटाई चल रही थी इंडिया में 1857 में, 1857 की क्रांति नाम तो सुना ही होगा। तो 1857 के रिवोल्ट के टाइम जब सब अंग्रेजों की पिटाई पड़ गई थी, एक बंदा भागते हुए आया जिसका नाम था जेम्स, जेम्स फोर्सेथ। इसको डर लग रहा था, गंदी पिटाई पड़ रही थी, थोड़ा सा प्लानिंग हमारे यहाँ से जो हुई थी वो गड़बड़ हो गई, वरना हो सकता है कि 1857 में आजादी के नजदीक नजदीक पहुंच गए थे। काफी अंग्रेज पिटे थे, बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। इसी वजह से उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कमांड निकल गई और किसके हाथ में चली गई? क्वीन के हाथ में, है ना। उसके बाद ही क्वीन प्रोक्लेमेशन आया था 1857 के बाद 1858 में। इसमें क्वीन ने कहा था कि बहुत सारे प्रोमिसेस, और बोले अब हम आज से क्वीन है और उनके हाथ में कंट्रोल चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म हो गई। अच्छी पिटाई पड़ रही थी जिससे ये अपना बंदा डरा हुआ था। अब ये इंडिया में रह रहा था तो ऑब्वियस इसके कुछ दोस्त भी बने हुए होंगे। एक दोस्त था इसका, नाथू पवार, नाथू राम पवार, गोडसे नहीं है ये, पवार है, नाथू राम पवार। नाथू राम पवार बोला कि दोस्त अब मैं भी तुमको बचा तो सकता नहीं हूँ, और मैं तुम्हें एक जगह दिखा सकता हूँ कि तुम छुप जाओ वहां पे। वहां पे कोई नहीं आएगा अभी, क्योंकि किसी को पता नहीं उस बारे में। तो बोला तुम जान बच जाए अभी, तुम लेके चलो, बिना खाए पिए रह लेंगे, पर जैसी पिटाई नीचे पड़ी वैसी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये लेकर गया इसको पचमढ़ी। पचमढ़ी गया जेम्स फोर्सेथ, और वहां जाकर के चुपचाप एक पॉइंट में बैठ गया जिसका नाम रख दिया गया फोर्सेथ पॉइंट। अब सुबह होती थी, शाम होती थी, सिर्फ दो टाइम उठता था ये, जब वहां पर सनसेट होता था। 24 घंटे में एक बार सनसेट होता था। तो एक बार उठ के जाता था सनसेट पॉइंट पे, थोड़ी सी धूप हल्की फुल्की वाली लेता था, फिर आके छुप के अपने फोर्सेथ पॉइंट पे बैठ जाता था। तो 1857 में पचमढ़ी को किसने खोज के निकाला? जेम्स फोर्सेथ ने। एक्चुअली नाथूराम पवार ने इसको ये जगह दिखाया था, पर अब चूंकि अंग्रेज ऑफिसर ये था तो इसको क्रेडिट मिलती है। जेम्स फोर्सेथ एक यहाँ पर प्रदर्शनी पॉइंट अब नाम हो गया है फोर्सेथ पॉइंट, जो अच्छी सीनरी वगैरह दिखती होगी, ये है इसकी फोटो। इसका नाम रखा था फोर्सेथ पॉइंट, जिसको बाद में इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शनी है, तो प्रियदर्शनी पॉइंट रख दिया गया। और यहाँ पे एक जगह है जहां से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, उसका नाम है सनसेट पॉइंट। उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे हमारे, उनके नाम पे सनसेट, राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट रख दिया गया है।
ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। किसने खोज के निकाला, कब निकाला? 1857 में जेम्स फोर्सेट ने। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है वो जहां बैठ गया फोर्सेट। ये सब कहानी सच नहीं है कि वो पिटने के डर से गया हुआ। एक बात बस। फोर्सेट पॉइंट, उसका नाम अब रख दिया गया प्रियदर्शनी पॉइंट। एक है सनसेट पॉइंट, जहां से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है, उसका नाम अब हो गया है राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट। इसके अलावा इसकी हिस्ट्री में और क्या है, पचमढ़ी की। पचमढ़ी की हिस्ट्री में और ये है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊंचा, सबसे ऊंची जगह है, तो ठंडी होगी, तो अंग्रेजों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो समर कैपिटल एमपी की, समर कैपिटल 1968 तक, अंग्रेजों क्या, इंडियंस को भी आजादी के बाद की बात है, 1968 तक समर कैपिटल पचमढ़ी होती थी। 1968 तक। 47 में हम आजाद हुए, ये क्या है 68, कितना है 20 साल बाद, 21 साल, 21 साल तक समर कैपिटल पचमढ़ी ही थी। भोपाल जबलपुर से 1-2 डिग्री कम ही रहता है, मतलब यहाँ अगर 20-30 डिग्री होगा तो वहाँ 28-29, थोड़ा सा ठंडा ही रहता है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार, उतनी गर्मी झेल लेंगे, इसमें खर्च होता है काफी आने जाने में। तो 1968 तक समर कैपिटल पचमढ़ी थी। बड़ी बात दो चीज ये हुई, 1999 में, यानी छत्तीसगढ़ अलग होने के एक साल पहले, छत्तीसगढ़ अलग होने के एक साल पहले पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। बायोस्फीयर यानी यहाँ बहुत स्पीशीज होती होंगी, अलग अलग स्पीशीज, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती होंगी। तो जो लोग इन चीजों को देखते हैं उनको लगा कि ये इंपॉर्टेंट जगह है, डिस्ट्रॉय ना हो, यहाँ लोग कंस्ट्रक्शन ना करने लगे, होटल्स ना बनाने लगे, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं। तो बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो गया 1999 में। और ये सही काम हुआ। कैसे? क्योंकि इसके 10 साल बाद ही पूरी दुनिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के, ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर नहीं है, इतना ध्यान रखना। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अलग चीज होती है, ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, जहां पर बायो स्पीशीज ज्यादा मिलती होंगी। ऐसा कुछ प्रोग्राम है इनका, जो 2009 में इनको लगा पचमढ़ी उस प्रोग्राम के अंदर रखने लायक है। और यूनेस्को का ठप्पा लग जाना ये भी ऑफिशियल हो गया, बड़ी चीज हो गई। तो क्या चीजें देख ली हमने सब पचमढ़ी के साथ जो खास जुड़ी हुई है? सबसे पहले तो सतपुरा की रानी, 1857 में जब पूरे अंग्रेज की पिटाई हो रही थी, तो जेम्स भागता किसके पास आया? नाथूराम पवार के पास, शरद पवार के चाचा। और फोर्सेट पॉइंट पे उसने उसको बैठा दिया, जिसका नाम अब प्रियदर्शनी पॉइंट हो गया है। सनसेट पॉइंट है यहाँ से, जहां से सनसेट खूबसूरत दिखता है, उसका नाम अब हो गया राजेंद्र गिरी। और 1968 तक ये समर कैपिटल थी। 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया इंडिया ने, और 10 साल में ही यूनेस्को की नजर इस पर पड़ गई कि हाँ ये सही बोल रहा है इंडिया। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में अपने शामिल कर लिया। उनको लगा कि इंडिया पैसे खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है, जैसे पाकिस्तान अपनी गरीबी दिखा के आईएमएफ से पैसे खींचने की कोशिश कर रहा है अभी। तो इतनी कहानी हो गई। अब जब फोर्सेट, अब इनके पास कोई काम तो था नहीं। फोर्सेट, जेम्स फोर्सेट जो थे, जेम्स फोर्सेट के पास 24 घंटा बैठे रहो कि जान ना चली जाए। बोर होता था तो इसको एक दिन बैठे बैठे दूर से एक मधुमक्खी आती दिखाई दी, और थोड़ी सी आवाज से चौंक जाता जाता था, डरता था। होते होते वो मधुमक्खी आती जा रही पास, और उसका साइज बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो यानी एक बी आ रही है, एक बी आ रही है, वो साइज उसका बड़ा होते जा रहा है, यानी कुछ उड़ता हुआ आ रहा है। वो बी तो नहीं है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है कि इंसान लगे। तो क्या है, जब वो और नजदीक आई, आती गई, तो पता चला वो एक अप्सरा निकली, जिसके विंग्स जो थे, अप्सरा के विंग्स होंगे, इंसान नहीं है वो। उसके विंग्स किस कलर के थे? सिल्वर कलर के थे, रजत, सिल्वर कलर के थे। बट वो इंसानों से छोटी थी, लिटिल थी थोड़ी। क्यों? क्योंकि वो डच थी। डच है ना, नीदरलैंड के लोगों को डच बोलते हैं। तो फोर्सेस को क्या दिखा? पहले लगा कि एक बी आ रही है, मधुमक्खी आ रही है। पास आई, बड़ी होती गई, तो लगा नहीं। फिर समझ में आया कि ये तो एक अप्सरा है, जिसके चांदी के, रजत, सिल्वर कलर के विंग्स थे। पर वो इंसानों से छोटी थी, क्योंकि लिटिल या डच थी वो। तो पचमढ़ी में हमको कुछ वाटरफॉल मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक है बी वाटरफॉल, ये है तुम्हारा बी वाटरफॉल। दूसरा है अप्सरा वाटरफॉल, ये वाला है। तीसरा है सिल्वर या रजत वाटरफॉल, सिल्वर या रजत वाटरफॉल।
ये वाला है, सिल्वर लाइन जैसा दिखता है। और लास्ट है तुम्हारा लिटिल या डचेस वाटरफॉल। हिंदी में भी इसको डचेस ही बोलते हैं। लिटिल या डचेस वाटरफॉल। तो कितने वाटरफॉल हैं पचमढ़ी में? बी अप्सरा, सिल्वर, लिटिल। मैम आएंगे अभी। बी अप्सरा, सिल्वर, लिटिल, डचेस। इसको अभी के अभी रटना है, क्योंकि आज लंबा पढ़ेंगे तो मैं एक एक पूछता जाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बट सिर्फ जेम्स फॉरसेट की तो कहानी नहीं होगी। अंग्रेज जरूर आए थे, पर हमारी भी तो कुछ हिस्ट्री है। बहुत लंबी हिस्ट्री है पचमढ़ी की। शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि तुम जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ये, हाँ, नहीं, शिव जी ने दिया था। शिव जी ने दिया था और उन्हीं के पीछे पड़ गया था वो, जहां तक मुझे पता है। और ऐसे ही है। तो शिव जी उससे भाग रहे थे बचने के लिए, क्या मुसीबत गले ले ली, इसको मैंने वरदान दिया। तो एक हमने देखा था कि छिंदवाड़ा में पाताल, क्या बन गया, पाताल कोट बन गया, जहां भस्मासुर के पैर पड़ते थे। दूसरा, वहां से शिव जी भागे तो इनके सामने दो द्वार आए, दो गेट आए। पचमढ़ी जब पहुंचे तो इनके सामने दो गेट आए, दो द्वार आए। एक था नाग द्वार, उसमें यह था कि इसके अंदर चले जाओ तो नागलोक में पहुंच जाओगे। ऐसा बोलते हैं पचमढ़ी में कि नाग द्वार के अंदर नागलोक है। और एक है स्वर्ग द्वार। ये है तुम्हारा नाग द्वार। नाग पंचमी पंचमी में यहाँ बड़ा उत्सव वाला माहौल होता है। और दूसरा ये स्वर्ग दिख रहा है बाहर, तो ये स्वर्ग द्वार। अब शिव जी को कहीं तो जाना था, क्योंकि पीछे भस्मासुर पड़ा था, तो उन्होंने सोचा चलो नाग द्वार चलते हैं। नाग द्वार के अंदर गए तो अंदर ऐसी रॉक्स, ऐसी पहाड़ियां मिली जिसका मुंह ऐसा लगता था शेषनाग जैसा है। ये दिख रहा है शेषनाग जैसा, शेषनाग जैसा दिख रहा है ये। तो शिव जी यहां जब गए तो शेषनाग जैसे पहाड़ियां मिली, जिसको बोलते हैं जटाशंकर गुफाएं बन जाती हैं। जब ये ऐसा झुका होगा तो गुफा बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं जटाशंकर केव्स। क्या बोलते हैं? जटाशंकर केव्स। पर दिक्कत यह है कि शेषनाग में कौन बैठा होता है? विष्णु जी। विष्णु जी ऐसे बैठे रहते हैं ना, लेटे रहते हैं, वो लंबा सा ऐसा होता है। तो शेषनाग में, तो यहां पर इनको मिल गया विष्णु जी। तो विष्णु जी ने इनको हाँफते देखा तो पूछा कि क्या हुआ दोस्त? तो बोला यार वो भस्मासुर पीछे पड़ गया है, मैंने उसको वरदान दिया, मुसीबत मोल लिया। तो विष्णु जी बोले तुम कुछ करो अब। तो विष्णु जी, मैं क्या करूं? तो बोले कुछ तो करो। तो विष्णु जी ने कईयों को बचाया। उस दिन भी हमने देखा था वराह अवतार में आके पृथ्वी को बचाया था, इस टाइप से। मैं बोला चलो ठीक है, कुछ करते हैं। तो विष्णु जी ने अवतार ले लिया मोहिनी का। और मोहिनी को देखते ही भस्मासुर की आंखों में हार्ट बन गया, मतलब भस्मासुर लट्टू हो गए। अब जैसा मोहिनी करे वैसा भस्मासुर करे। अब मोहिनी ने रखा सिर पे हाथ, और भस्मासुर ने रख लिया सिर पे हाथ, और भस्मासुर खुद भस्म हो गए। तो जिस जगह भस्म हो गए और हमारे बड़े महादेव बच गए, उस जगह को बोलते हैं बड़ा महादेव। और आकर के छुपे थे तो गुप्त महादेव। भस्मासुर को नहीं पता था, भस्मासुर के सामने ये बात। तो गुप्त महादेव की भी पहाड़ियां या गुफाएं हैं यहाँ पर। जटाशंकर केव्स, जो कि शेषनाग जैसी दिखती हैं, ये फोटो है, शेषनाग जैसी ऐसी झुकी हुई है। तो यहाँ पर केव्स हैं, चट्टाने ऐसे शेषनाग जैसे झुकी हुई हैं, इसलिए इसको जटाशंकर केव्स बोलते हैं। एक है नाग द्वार, ऐसा बोलते हैं इसके अंदर जाओगे तो नागलोक पहुंचोगे। स्वर्ग द्वार, स्वर्गलोक पहुंच जाओगे। जटाशंकर केव्स, शेषनाग जैसे। और बड़ा महादेव, जहां पर भस्मासुर को भस्म किया था मोहिनी ने। और गुप्त महादेव, एक केव्स या पहाड़ियां हैं। इतनी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ये बड़ा महादेव है, ये महादेव की वो बनी है। अब क्या सिर्फ महादेव ही यहां तक पहुंचे, और कोई नहीं आया? तो ऐसा कुछ हिंट मिलता है कि नहीं, पांडव भी यहां आए थे। और कहां गए थे पांडव? चित्रकूट गए थे कि अमरकंटक गए थे? चित्रकूट में क्या मिला था? कहीं नहीं गए अभी तक, ये पहला आया है पांडव। भीमबेटका में मिलेगा। और ठीक है। तो
बात ये सामने आई कि पांडव भी यहाँ थे। तो अभी तक कौन कौन आ गया? जेम्स फोर्सेट नाथूराम पवार के साथ। जेम्स फोर्सेट की कहानी पूरी हमने देख ली। उसके बाद शिव जी और भस्मासुर की कहानी में विष्णु जी कैसे इन्वॉल्व हुए, मोहिनी बने, और बड़ा बड़ा महादेव और ये सब हमने देख लिया। अब किसी ने कहा कि पांडव केव्स भी हैं यहाँ पे, तो मतलब पांडव आने चाहिए। तो बोले प्रूफ करो कि कैसे पांडव आए। तो उसने बोला एक बहुत बड़ी हांडी यहाँ पर मिली है जिसमें वो लोग खाना बनाते थे, उतनी बड़ी भीम के लिए ही बन सकती है, उतनी बड़ी भीम के लिए ही बन सकती है। तो यहाँ पर हांडी कोह है, और उतना चौड़ा भीम ही था। उतना चौड़ा कौन था? भीम ही था। तो हांडी को क्या है? यहाँ पर पांडव केव्स हैं जहां पर पांडवों ने 1 साल तक अपना वनवास निकाला था। और हांडी को क्या है? एक वैली है ये। एक ये घाटी है जिसमें पहले पानी बहता था, अब नहीं बहता, तो ये बड़ी हांडी जैसी हो जाती है ये। तो ये हांडी को है, ठीक है। तो क्या है? पांडव केव्स, हांडी कोहो, और एक चीज और कौन सी देगी? पांडव केव्स, हांडी कोहो, एक और चीज चौड़ागढ़। चौड़ागढ़ मतलब भीम चौड़ा है ना, और इसीलिए तो इतनी बड़ी। तो चौड़ागढ़ क्या है? पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव की धूपगढ़। जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे तो इसको रिपीट करेंगे। महादेव की सतपुड़ा का एक पार्ट है महादेव हिल्स, और उसमें धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उसकी। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उसकी, जिसकी हाइट है 1350। तो चौड़ागढ़ जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। चौड़ागढ़ सेकंड हाईएस्ट है जिसकी हाइट है 1330, ये याद होना चाहिए। मीटर है, किलोमीटर नहीं है। हाँ, मीटर है हाइट इसकी, 1330। क्या है? मीटर रट लो इसको, जितना पढ़ाया। ये एनलार्ज हो जाता है, तुम्हें पता है कैसे? इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। यहाँ साइड में ऑप्शन आता है वैसे इसमें। रटो 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 रटो, पूछ रहा हूँ अभी मैं। क्या क्या देख लिया? कितने कहानी याद हुई? जेम्स फोर्सेट, सतपुड़ा की रानी, कितने वाटरफॉल। आगे बढ़े। तो पांडव, हांडी को, चौड़ागढ़, और कुछ बचा क्या इसमें? हो गई तुम्हारी पचमढ़ी। पचमढ़ी इतनी है, याद हुई किसी को? जी सर। जी सर। प्रियंका, श्रद्धा, अमृता, पूनम, आरती, मनु। याद हुई? कौन जी सुना सर। सकता है एक सांस में पूरा? एक सांस में कोई सुना सकता है? ओके, जी सर। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कौन है?
सर पचमढ़ी को सतपड़ा की रानी कहते हैं। इसको 1857 में जॉन फॉर्सिथ ने नाथूराम पवार के साथ में डिस्कवर जेम्स किया था। जेम्स जेम्स जी जेम्स सर, जेम्स जेम्स फॉर्सिथ। हाँ ठीक है, आगे। और सर इसका जेम्स फॉर्सिथ का पॉइंट को आप प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहते हैं और सनसेट पॉइंट को राजेंद्र गिरी के नाम से भी जानते हैं। 99 में इसको इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, जिसको कि 2009 में यूनेस्को ने भी बायो रिजर्व घोषित कर दिया। और सर यहाँ पे बी फॉल है, सिल्वर फॉल है, डी फॉल है और डच फॉल है सर, लिटिल डच फॉल, और अप्सरा तीसरा विहार है। कौन सा बोला तुमने? अप्सरा, अप्सरा डी फॉल, डच फॉल अप्सरा। हाँ अप्सरा। ठीक ठीक। हाँ। और सर यहाँ पे नाग द्वार है और स्वर्ग द्वार है, जटाशंकर केव्स है, बड़ा महादेव है, और सर पांडव केव्स है, हांडी खो है और चौरागढ़ है। और चौरागढ़ की हाइट 1330 मीटर्स है। ठीक है, वेरी गुड अमृता। क्या पॉइंट्स छूटे, कोई बता सकता है? कुछ पॉइंट्स छूटे, गुप्त क्या छूटे, किसी महादेव, को ध्यान है? गुप्त महादेव, हांडी देव गुप्त और महादेव, पांडव केव। हांडी को, पांडव केव्स, हाँ पांडव केव। ठीक है। चौड़ागढ़, ठीक है। तो पचमढ़ी याद। अब ग्वालियर पे चलते हैं। तुम लोग ने पढ़ा है ये सब इसके पहले? ये डिटेल नहीं है भाई, पढ़ा है मतलब क्या पढ़ा है कि पचमढ़ी है दुनिया में, ऐसा नहीं पढ़ा है कि नहीं क्लास में? मतलब ये क्लास में कभी नहीं हुआ? क्या करवाया था? नहीं, वो तो अलग चीज होगी, नहीं पढ़ा मतलब। ग्वालियर ग्वालियर पता है कहां पर है? ये ग्वालियर है, ये ग्वालियर है, बड़ा शहर है एमपी का। चाहे पॉलिटिकली बोलो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तोमर, क्या तोमर है वो, कृषि मंत्री अपने, नरेंद्र सिंह। कृषि मंत्री। नरेंद्र हाँ सिंह। सॉरी, फिर से। नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर भी यहीं पे हैं, मतलब बड़े नेता सारे यहीं पे हैं, इंदौर में, फिर यहाँ उज्जैन में। हमारे साइड कम है, हमारे साइड के नेता मतलब उतना कद नहीं है नेता पॉलिटिक्स में, तो सारी चीजें भी यहीं पर है। ग्वालियर, ग्वालियर का जो भी टूरिज्म पढ़ना है उसमें 90% चीजें ग्वालियर फोर्ट में पढ़नी है। किस में पढ़नी है? ग्वालियर फोर्ट में। यानी ग्वालियर जब राजे महाराजाओं के टाइम पे रहा होगा तो शहर को घेर देते थे दीवारों से, ऊंची दीवारों से। पहले तो जेट वेट नहीं होते कि ऊपर आए बम गिरा दिया, जो अंदर आ गया शहर के वही जीत सकता था। इसलिए कई कई महीने, कई एक आध साल, 2 साल तक भी किले को घेर लेते थे। जब तुम बाहर निकल नहीं पाओगे तो खाना पीना कहाँ से, तुम्हारी रसद कहाँ से आएगी, ये करते थे। तो किला क्या होता है समझ में आया? फिर वो किला पूरे शहर को घेर लेता था या स्पेसिफिक एरिया को घेर लेता था जहां पर रॉयल फैमिली रहेगी, क्योंकि उन्हीं से जीत हार है जब तक रॉयल फैमिली और सेना है। तो किला होता था, ये किले की दीवार हो गई ऊंची ऊंची ताकि कोई चढ़ ना पाए, और उसके अंदर फिर महल होंगे, राजा महाराजा रहेंगे। और ज्यादा बड़ा किला है, जैसे मांडू का किला है, 82 किलोमीटर, इंडिया का सबसे बड़ा किला है वो मांडू का किला। इंडिया का सबसे बड़ा किला कौन सा है, फोर्ट कौन सा है? मांडू का फोर्ट, 82 किलोमीटर, जबलपुर से बड़ा। तो 82 किलोमीटर का क्या मतलब है कि शहर के चारों तरफ बाउंड्री कर दी, कहीं से कोई आ ना पाए। तो अब उसके अंदर पूरा शहर है, लोग भी रहेंगे, पैलेसेस होंगे, राजा का एक अलग जगह, खास जगह होगी, और कुछ तालाब वगैरह होंगे, खेत भी होंगे 82 किलोमीटर से। तो ये तो फर्स्ट है, सबसे बड़ा है, कौन सा? मांडू का। ग्वालियर फोर्ट इंडिया का थर्ड बिगेस्ट है। क्या है? और ये इतना खूबसूरत है कि इसको किलों का रत्न, ज्यूल ऑफ फोर्ट्स कहते हैं। ज्यूल ऑफ फोर्ट्स, किलों का, या जेम्स ऑफ फोर्ट्स, किलों का रत्न। इसको जिब्राल्टर भी बोलते हैं। जिब्राल्टर क्यों बोलते होंगे? जिब्राल्टर क्या है, पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में? स्ट्रेट है। स्ट्रेट, किसने बोला ये?
जिब्राल्टर स्ट्रेट है तो इसको क्यों बोलते होंगे? जिब्राल्टर स्ट्रेट से क्या होता है भाई? कहीं जाने का सकरा रास्ता होता है ना, वो बंद हो गया तो नहीं जा पाओगे आप। तो इससे निकल के साउथ में जाते थे, ठीक है, इसी वजह से बोलते होंगे, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। अदरवाइज क्यों बोलेंगे नहीं तो? तो अब ऐसा है कि हम तो ग्वालियर में रहे नहीं है ना, मैं गया हूं कभी, तो जो वहां जाकर के विजिट कर सकते होंगे वो एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। जितना मुझे ये मैप देख करके समझ में आया है कि क्या चीज कहाँ है, उतना हम पहले एक देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इसके लिए एक अलग ही से हम देख लेते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा ग्वालियर फोर्ट है। हट जाओ यार। ये तुम्हारा क्या है? ग्वालियर फोर्ट है। अब फोर्ट में सबसे पहले तो अंदर से बाहर चलते हैं अपन। सबसे पहले क्या होगा? दरवाजा होगा एक। ग्वालियर फोर्ट इतना बड़ा है, इंडिया का थर्ड बिगेस्ट होना मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा है कि अगर सूरज एक तरफ से चमके तो अगर इसके एक साइड पे हाथी तो खड़े ही रहेंगे। यहां पे मान लो हाथी खड़ा है, क्या बन गया? हाथी बना क्या? ये हाथी है, हाँ? हाथी खड़ा होगा और ये कोई दूसरा गेट होगा, तो इस तरफ तो हाथी पे सीधी धूप पड़ेगी, सीधी धूप पड़ेगी, पर यहां हो सकता है बादल छाए हुए हैं, यहां पर सन की रोशनी, सूरज की रोशनी ना पहुंच पाए। इतना बड़ा है ग्वालियर, ग्वालियर का फोर्ट। तो ग्वालियर फोर्ट में इस तरफ अगर हाथी, ये जो गेट है इसको बोलते हैं हाथी पोल, हाथी पोल, और इसको बोलते हैं बादलगढ़, बादल गेट या बादलगढ़ गेट। बादलगढ़ गेट को ही हिंडोला गेट भी बोलते हैं। हिंडोला, स्विंगिंग, हिंडोला। अब कौन थे मेन राजा यहां पर जिन्होंने ज्यादा कंस्ट्रक्शन कराया हमारे लिए? मान सिंह तोमर। सूरज से सूरज सिंह, सूरज सेन ने, सूरज सेन ने ग्वालियर फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया था। सूरज सेन ने ग्वालियर फोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। मानसिंह तोमर जो हैं, उनकी कहानी पूरी जुड़ी हुई है। उनकी एक लवर थी और उनकी वाइफ भी थी, जिनका नाम था मृगनयनी, जिनकी आंखों में वो खो गए थे। तो मृगनयनी वो एक गुर्जर प्रिंसेस थी जिनसे उन्होंने शादी कर लिया, और शादी किया और दरवाजे में जाते ही सबसे पहला महल उन्हीं का बना दिया। तो ये किसका महल है? कौन सा महल है? गुजरी महल। गुर्जर क्वीन थी कि वो गुर्जर गुर्जर प्रिंसेस थी। कौन? मृगनयनी। मृगनयनी भी लिखना है, गुजरी महल भी लिखना है। तो ये कौन सा महल है? गुजरी महल, गुजरी पैलेस। और उसके जस्ट सामने खुद रहते थे, उसके जस्ट सामने खुद रहते थे, नाम था मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस हो गया। और धार्मिक आदमी थे तो मान मंदिर भी बनवा लिया उन्होंने, उसी के बाजू में मान मंदिर। बट सवाल ये उठता है कि इतनी मोहब्बत थी तो अपने साथ क्यों नहीं रख लिए? कोई 1 BHK फ्लैट तो नहीं है कि उनके लिए जगह नहीं हो? क्यों दूर भगा दिए? गुजरी महल अलग से बनवाने की क्या जरूरत थी?
तो मान सिंह इस बात को छुपा के रखना चाहते थे, घर का मामला था, पर छुपता नहीं है। राजमहल में बहुत सर्वेंट्स होते हैं, तो पता ये चला कि सास बहू का झगड़ा था। और सास बहू का झगड़ा क्यों हुआ था कि किचन से बात निकली थी। जब इनकी सास जो है यानी मान सिंह की मदर जो है वो खाना बनाती थी तो बहुत ऑयली फूड बनाती थी। अब तो वो पुराने जमाने की द्रविड़ एरा साउथ इंडियन थी, डोसे में खूब ऑयल डालना, पर ये मैडम तो गुर्जर थी, इनको ऑयली फूड नहीं चलता था। तो दिक्कत क्या पता चली कि तेली मंदिर है, तेली मंदिर, ऑयली फूड तेली मंदिर। यहां पर एक तेली मंदिर है जो कि ऑयल ट्रेडर्स के पैसों से बना है, यानी तेल बेचने खरीदने वालों के ट्रेडर्स जो थे उनके पैसों से बना है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि ये साउथ इंडियन थी इनकी मां। सबसे खास बात यह है कि पूरे नॉर्थ इंडिया का इकलौता द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ मंदिर है ये। द्रविड़ स्टाइल और नागर स्टाइल हम पढ़ चुके हैं, होपफुली आप लोगों को याद होगा। सबसे बड़ी बात यही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में इकलौता द्रविड़ स्टाइल से बना हुआ मंदिर है। और पंगा क्या हुआ था, सास बहू, तो एक सास बहू मंदिर भी है यहां पर। यहां पे किस बात को लेकर लड़ाई हुई, भोजन को, भोज बनता था। अब महलों में एक दो आदमी के लिए थोड़ी खाना बनता है, ढेर बनता है एक बार में, जैसे भोज हो रहा हो कहीं पर, तो भोज ऑयली ना बने, भोज ऑयली ना बने उस वजह से तेली मंदिर जो कि ऑयल ट्रेडर्स की, और ये द्रविड़ स्टाइल का बना है सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर। एक चीज भूल गए हम कि मान सिंह तो मान सिंह, इनका जो द्वारपाल था, दुर्गपाल, ये दुर्ग है, उसका जो गेट कीपर होगा उसको दुर्गपाल बोल दो। उसने अपने लिए भी एक वो बनवा लिया था, एक, उसको धूप झेलना पड़ेगा ना, धूप तो पड़ती है, सूरज ऊपर है, तो इसने अपने लिए एक स्क्वायर सा छोटा सा, जैसे बंगलों के बाहर एक स्क्वायर शेप का एक वो नहीं होता हट जैसा जिसमें वो लोग आराम करते रहते हैं, बनवा लिया था। और ये बैठ के पूरे दिन बाइबल पढ़ता रहता था। दुर्गपाल, दुर्गपाल बाइबल पढ़ता रहता था। और मजेदार बात यह थी कि पूरी बाइबल एक दिन में खत्म कर देता था, पर रात को जब जाता था तो उसको कुछ याद नहीं रहता था। कितना याद रहता था, जीरो, शून्य, जीरो, शून्य। अब इनकी सास बहू की जो चिक हुई, ये इनके मॉडर्न बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। किनके, मान सिंह और गुजरी यानी मृगनयनी के बेटे को। उसने बोला आप हमको अलग फ्लैट दिला दो, क्योंकि ये मॉडर्न ख्यालात का था लड़का, पार्टीज करता था, हर कास्ट के हर लोगों से दोस्ती करता था। नाम क्या होना चाहिए इसका, सबसे मॉडर्न नाम बताओ। करण, करण इस टाइप के नाम चलते हैं आजकल, करण, समीर और हवा का जोका टाइप्स। तो कर्ण महल बना दिया गया एक अलग, एक कर्ण महल बना दिया गया, किसके लिए, मान सिंह के बेटे कर्ण सिंह तोमर के लिए, मान सिंह तोमर के बेटे कर्ण सिंह तोमर के लिए। इसके फ्रेंड्स दिल्ली तक थे, दिल्ली के मुस्लिम रूलर्स भी इसके फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे, जहांगीर, शाहजहां, एक कोई विक्रम नाम का भी इसका दोस्त था। जरूरी नहीं कि राजाओं से दोस्ती करे। तो एक है यहां पर जहांगीर महल, एक है शाहजहां महल, और एक है विक्रम महल। इसी के सामने आसपास बिल्कुल आजू बाजू में तीनों। हाथी पोल गेट से जैसे ही घुसते हैं तो सबसे पहले गुजरी महल, उसके आगे मानसिंह में, मानसिंह का महल, मान मंदिर, उसके आगे थोड़ा जाके, अभी मैप में मैं दिखा दूंगा अगर समझना हो तो, वैसे समझने की जरूरत नहीं, कोई हमें पीएचडी नहीं करनी है इसमें। तेली मंदिर है, और उसके आगे ये सास बहू, सास बहू मंदिर। इसकी स्टोरी है, मैं बता दूंगा अभी क्या है। कर्ण अलग, करण इनका अलग हो गया, बोला मेरे को चिक चिक में नहीं पढ़ना मम्मी पापा के, उसको तो पार्टी करनी है। किनके साथ, रॉयल्स के साथ भी और अपने दोस्त विक्रम के साथ भी। इतना समझ में आया। ग्वालियर में किनको हम जानते हैं, कौन रॉयल है अभी, सिंधिया सिंधिया है। फैमिली।
राइट। अब कर्ण की दोस्ती इतनी अच्छी थी, इतना ही मिलनसार था, मॉडर्न लड़का था, किसी मतलब जजमेंटल नहीं था जैसे ज्यादातर अब मतलब इंडिया में बहुत माइंडसेट होता है कि जजमेंटल होते हैं, नाम सुने तो पहले उसकी कास्ट पे ध्यान देना, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ये कल्चर नहीं होता, वो आपके कैरेक्टर और आपकी कास्ट पे जज नहीं करते। ये अब हर कंट्री का अलग अलग वो होता है माइंडसेट। तो ये ऐसा ये बाहर पड़ा क्योंकि मान सिंह का बेटा था, अब्रॉड पढ़ के आया है, तो सबसे दोस्ती थी इसकी। इसलिए इसने जब जहांगीर ने किसने जहांगीर ने सिक्स्थ गुरु सिक्स्थ गुरु गुरु गो गुरु हरगोविंद गुरु हरगोविंद को बंदी बना लिया, तो बंदी 6 महीने में, 6 गुरु में तो 6 महीने में छुड़वा लो, तो 6 महीने में ही बंदी छुड़वा लिया था कर्ण ने जहांगीर से बोल के कि छोड़ दो, दोस्त है। और दोस्ती इतनी मजबूत थी कि छोड़ भी दिया। तो एक गुरुद्वारा है दाता बंदी छोड़, 6 गुरु हरगोविंद दास को जब छोड़ा था उसकी याद में। अमर सिंह करके एक पॉलिटिशियन है, जानते हैं क्या, समाजवादी पार्टी में थे, अब तो वो गायब हो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। अमिताभ बच्चन के दोस्त बने फिरते थे, खूब शायरी वायरी मारा करते थे, याद है क्या? तो संत अमर सिंह, उनकी बात नहीं है ये, नाम याद रखने के लिए, संत अमर सिंह ने 1960 1958 या 68 में बनवाया था, 68 में। 68 का एक और चीज कह दे, क्या अभी हम समर कैपिटल पचमढ़ी। तो कौन सा गुरुद्वारा है ये? दाता बंदी छोड़। क्यों? क्योंकि बंदी को छोड़ा गया। इसकी स्टोरी है, हिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे, या नहीं भी पढ़ो तो चलता है। जब इनको बोला जहांगीर ने छोड़ने को, तो उन्होंने बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ जितने आए थे सब। तो बोला ऐसे तो सबको हम नहीं छोड़ सकते, तो पगड़ी दिया, वो पगड़ी खत्म ही नहीं होती थी। इस टाइप से कुछ मतलब करिश्मा वाली चीजें हैं यहाँ पर। ये हो गया। अब कर्ण जो है वो इतनी दोस्ती यारी कैसे बढ़ा के रखा था, ये पार्टीज करता था, और ये पार्टीज इंडोर नहीं होती थी, आउटडोर होती थी पार्टीज। यहाँ पर एक जैन टेम्पल भी है, अगर याद रखना हो तो, वैसे कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा, नाम तक नहीं क्योंकि वो जैन टेम्पल के वैसे। तो ये आउटडोर पार्टीज करता था, आउटडोर पार्टीज करता था, जो भी इसको समझना हो। इसमें डीजे कौन आएगा उस टाइम का, सबसे फेमस सिंगर कौन रहेगा? तानसेन, तानसेन और मोहम्मद गौस आते थे उसमें डीजे। मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु हैं, और तानसेन का टॉम्ब है यहाँ पर ग्वालियर में, फोर्ट के अंदर नहीं है, फोर्ट से निकल के नीचे है। और बड़ी बात यह है कि मोहम्मद गौस जो उनके गुरु थे, तानसेन का तो छोटा सा, क्योंकि ये तानसेन की ही इच्छा थी कि मेरा जो टॉम्ब बने वो मेरे गुरु से छोटा बने, उनका अच्छा भव्य है, और साथ में बने, मुझे उनके साथ दफनाया जाए। तो 2 टॉम्ब में, एक तानसेन का टॉम्ब यानी समाधि, और एक मोहम्मद गौस की। हालांकि तानसेन ग्वालियर के नहीं थे, ये बेहट के थे, बेहट के थे, 40 किलोमीटर दूर है ये, किससे? ग्वालियर से, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता होगा। अब ये क्या विलास, भोग विलास वाली चीजें हैं, पार्टी कोई सात्विक चीजें तो नहीं है, भोग विलास। तो विलास वाली चीजों में अब सिंधिया जी भी आते थे, जो जय विलास पैलेस में रहते थे। किसमें आते थे? पार्टी में, करण की पार्टी में। और जब वो आते थे तो छतरी लगा के आते थे, चाहे रात हो। क्यों? क्योंकि राजा हैं। क्या लगा के आते थे? छतरी। छतरी क्या होती है? टोम्ब होते हैं, ये जो राजा महाराजा मर जाते हैं उनके टोम्ब को छतरी बोलते हैं। सिंधिया लोग जो हैं वो छतरी बोलते हैं अपने टोम्ब को। यहाँ पर इनकी समाधि है, तो ग्वालियर में सिंधियाओं की समाधि, छतरियां हैं। सिंधियाओं की छतरियां कहाँ है पूछा जाए तो ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का भी म्यूजियम है वैसे यहाँ पर। रानी लक्ष्मीबाई आई थी ना ग्वालियर तक, झांसी छोड़ के ग्वालियर तक आ गई थी। सिंधिया लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो ये छोड़ के भाग गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ कब्जा कर लिया था, पीछे से अंग्रेज फिर पहुंच गए थे, लड़ाई वड़ाई हुई थी। ग्वालियर में कोई पर्वत है, पता है क्या किसी को? गोपाचल। गोपांचल पर्वत है।
पूर्वांचल पर्वत में ही जैन टेम्पल्स हैं। क्या है? जैन टेम्पल्स। एक आखिरी चीज, ये तो जय विलास पैलेस है। जय विलास पैलेस है, किसने बनाया? जयाजी राव सिंधिया ने। जयाजी राव सिंधिया ने किसने बनाया? जय विलास पैलेस, जयाजी राव सिंधिया। कैसे बना वो भी देख लेंगे। और एक मोती महल भी है यहाँ पर। ये क्या है? मोती है। एक मोती महल भी है, एक मोती महल भी है, जिसको बनाया था जीवाजी राव सिंधिया ने। असल में जब अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया, ये लोग सिर्फ टैक्स कलेक्ट करके देते थे, तो इनके पास आराम करना था और पैसा था, तो भोग विलास की चीजें तो खूब कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते थे, महल वगैरह बनवाते थे, और कोई काम था लड़ना वड़ना तो भूल गए, क्योंकि अंग्रेजों ने सब छीन छान के रख लिया। एक पीढ़ी नहीं लड़ेगी, अगली पीढ़ी में वो बात ही नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। तो फिर महल पे महल बनवाते थे, जय विलास पैलेस, मोती महल। और एक इन सब के पप्पा जी, मतलब तानसेन और मोहम्मद गौस के भी, मोहम्मद हाफिज का भी टॉम्ब है। ये भी म्यूजिशियन हुए, मोहम्मद हाफिज खान का टॉम्ब है। ये भी म्यूजिशियन हुए हैं। इतने प्लेसेस याद हुए क्या? अब इसकी डिटेल देखो। ग्वालियर फोर्ट को सूरज सेन एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूरज सेन ने। ग्वालियर फोर्ट के दोनों तरफ, एक तरफ हाथी पोल गेट है, दूसरी तरफ बादल गेट या बादलगढ़ गेट, जिसको हिंडोला गेट भी बोलते हैं। गेट है हाथी पोल में, एक्चुअली बहुत मोटे मोटे से पोल जैसे बने हुए, उसमें दरवाजा लगा हुआ है, इसलिए इसको हाथी पोल गेट बोलते हैं। और हाथी पोल गेट के बाजू में ही ये कैसा, किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है, चतुर्भुज शेप का है। चतुर्भुज मंदिर है यहाँ पर। एक और चतुर्भुज मंदिर कहाँ पड़ा था हमने? खजुराहो में। साउथ खजुराहो में सर। किस ग्रुप में? साउथ में सर। सदर्न ग्रुप। साउथ में चतुर्भुज टेम्पल है, बट इसका नाम हमेशा से चतुर्भुज टेम्पल नहीं था। इसका नाम था बाइल भट्ट। बाइबल पढ़ता था ना ये, बाइल भट्ट टेम्पल, बाइल भट्ट मंदिर। किसने बनवाया था? दुर्गपाल अल्लू, प्रतिहार राजा हुआ है एक, दुर्गपाल अल्लू, अल्लू अर्जुन वाला अल्लू। दुर्गपाल अल्लू में प्रतिहार राजा था एक दुर्गपाल अल्लू। उसने अपने फादर बाइल भट्ट के नाम पे बनवाया था, बाइल भट्ट के नाम पे बनवाया था। हाथीपोल गेट के बाजू में है ये। कल हमने कम पढ़ा था, क्योंकि आप लोग का इसके एक दिन पहले ज्यादा हो गया था। आप 2 दिन की छुट्टी आज हम ज्यादा करने वाले हैं, थोड़ा सा कमर कस के बैठना। इससे बड़ी बात कि यहां पर चतुर्भुज टेम्पल है। इसी चतुर्भुज टेम्पल में लेख लिखा हुआ है, जिसमें ये मेंशन्ड है कि हम जीरो जानते हैं, जीरो को मेंशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कौन जीरो को इन्वेंट करे। 1 2 3 4 गिनती तो सब कर लेंगे, पर ये दिमाग चलाना कि जीरो भी एक नंबर हो सकता है। इसको इंडिया में इन्वेंट किया गया, ये इसका सबूत है कि इतने साल पहले से यहां पर लिखा हुआ है। इस बात को 1903 में 1903 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पहले पकड़ के देख लिया था। 1903 में देखा कि भाई यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, तो मतलब सबसे पहले क्लेम कर लेंगे देखो जीरो हमारे पास है, इसके पहले कि आइंस्टीन चुरा के आ जाए दूसरों का। इन लोगों ने बहुत किया ऐसा, दूसरों ने खोजा, अपना नाम चिपका के लेबल करवा लिया। क्यों? क्योंकि दुनिया में वही आगे चले थे। तो शून्य ने कहा यही चतुर्भुज टेम्पल पे मिलेगा हमें। कब? 1903 में ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। हड़प्पा की खोज होगी तो यही करेंगे। पचमढ़ी में, सांची में अभी जाएंगे हम, वहां पर जो रेनोवेशन हुआ है वो भी ASI ने करवाया। तो ये लोग काम करते थे, अंग्रेज काम करते थे, हमारी गवर्नमेंट बल्कि नहीं करती। वो करते थे, सीरियसली करते थे वो, क्योंकि उनके यहाँ से जो काम आता था तो वो सीरियसली होता था। भले ही वो उन्होंने बहुत चूसा, बहुत स्ट्रॉ लगा के हम खून चूस लिया हमारा, वो एक अलग बात है। अब इस हाथीपोल गेट से जैसे अंदर, ये समझ में आया ना, चतुर्भुज और
किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, पहले नाम क्या था, और 0 0 यहाँ पर मिला, और ASI। हाथीपोल मंदिर से हाथीपोल गेट से जैसे ही अंदर जाते हैं तो घुसते ही किसके दर्शन होते हैं, मृगनयनी देवी के। मृगनयनी गुर्जर प्रिंसेस थी। कौन इनसे मोहब्बत करता था, राजा मानसिंह, तो उनके लिए महल बनवा दिया, पर इनकी मम्मी से किचन में इनकी नहीं पटी, ऑयली फूड को लेकर के। तेली मंदिर है यहाँ पर, जिसको ऑयल ट्रेडर्स के पैसों से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम तेली मंदिर है। और ये इकलौता नॉर्थ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल से बना हुआ मंदिर। अभी सबकी फोटो देख लेंगे हम तो और समझ में आ जाएगा, लोकेशन समझ लो। ये मानसिंह मंदिर, मानसिंह पैलेस है, अच्छा खूबसूरत है, देखेंगे फोटो। और उसी के बाजू में मान मंदिर है। मान मंदिर कहां पर है, ग्वालियर में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर सास बहू टेम्पल। अब ये सास बहू नाम क्यों पड़ गया, इसको बनवाया था महिपाल ने। इसको बनवाया था महिपाल ने। इसमें 3 कहानियां हैं। इसको बनवाया था महिपाल ने, इसमें 3 कहानियां हैं। पहली कहानी है कि ये जो महिपाल की ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था विष्णु मंदिर, और मां के लिए बनवाया था शिव मंदिर। तो सास और बहू के लिए बनवा दिया, तो इसलिए इसका नाम सास बहू पड़ गया। महिपाल ने अपनी वाइफ के लिए और मां के लिए अलग अलग विष्णु और शिव मंदिर बनवाया था, तो सास बहू पड़ गया। दूसरी कहानी यह है कि इसमें एक मंदिर कृष्ण जी और रुक्मणी का है, और दूसरा मंदिर, एक मंदिर कृष्ण जी और रुक्मणी का है, दूसरा मंदिर उनके जो ग्रैंडसन थे, कृष्ण जी के ग्रैंडसन अनिरुद्ध और उनकी वाइफ उषा का है। तो उषा रुक्मणी की बहू हो गई, तो उस सेंस में सास बहू। और तीसरी कहानी है कि सब बकवास है, ये विष्णु टेम्पल है जिनको सहस्त्र बाहु बोलते हैं, वो सहस्त्र बाहु बिगड़ते बिगड़ते सास बहू हो गया है। तो ये 3 स्टोरी इसमें चलती हैं, और इस टाइप की जब स्टोरी चलती है तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सहस्त्र बाहु लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है। मेंस में लिखने के लिए सब बकवास काम आ जाती है। इतना समझ में आया, सास बहू टेम्पल तक पहुंचे। अब ये कर्ण महल है इनके बेटे का, मान सिंह के बेटे का, कर्ण सिंह तोमर का। यहां पर ही इसके सामने जहांगीर महल है। कितने जहांगीर महल हो गए, एक दतिया में देखा था हमने सतखंडा को जहांगीर, एक ये, एक ओरछा में भी है। 3 जहांगीर महल है। एक ये हो गया ग्वालियर फोर्ट में, एक दतिया में हम देख के आए थे सतखंडा वाले को, वो भी जहांगीर के लिए बना था, और ये ग्वालियर फोर्ट में हो गया। 3 हो गए। चतुर्भुज मंदिर 2 हो गए अभी। एक खजुराहो में देख के आ चुके हैं, एक ये हो गया। यहां पर ही शाहजहां महल भी है, और एक विक्रम महल नाम से महल है। और दाता बंदियों को छोड़ा ना, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। 6th गुरु हरगोविंद दास को बंदी बनाया था जहांगीर ने, बंदी बनाया था। और 5th गुरु अर्जन दास को मार भी डाला था। क्यों, क्योंकि वो खुसरो जो रिवोल्ट कर रहा था, हाँ खुसरो जो रिवोल्ट कर रहा था उसको सपोर्ट कर रहे थे अर्जन दास, तो जहांगीर ने उनको मरवा दिया था, इनको बंदी बना लिया था 6th गुरु को। 6th गुरु कौन है, हरगोविंद दास, नाम याद होना चाहिए। 6th गुरु हरगोविंद दास को बंदी बनाया था, बाद में छोड़ा। वहां पर एक किस्सा है, वो हमारे काम का नहीं है। तो उसके उसी याद में गुरुद्वारा बनवाया किसने, अमर सिंह, संत बाबा अमर सिंह ने 1968 में। वही गुरुद्वारा यहाँ पर है, सब ग्वालियर फोर्ट के अंदर है। ग्वालियर फोर्ट निपट गया। बाहर चलें, तानसेन का टॉम्ब है यहाँ पर ग्वालियर में, और उन्हीं के बाजू में उनके गुरु मोहम्मद गौस का टॉम्ब है। और एक और बड़े म्यूजिशियन हुए हैं मोहम्मद हाफिज खान, उनका टॉम्ब भी ग्वालियर में है। ठीक है। जय विलास पैलेस है, जहां पर अभी भी ये रहते हैं, क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और म्यूजियम भी है इसमें। गुजरी महल को म्यूजियम बना दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। किस महल को म्यूजियम बना दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है, गुजरी महल को। ओरछा में भी एक रानी का महल आएगा, उसको म्यूजियम बना दिया गया। यहाँ पे भी रानी के ही महल को म्यूजियम बनाया। तो ओरछा और ग्वालियर दोनों में रानी के महल को इन्होंने दान कर दिया कि लो भाई, इससे कमाई करेंगे, अब हम रानी को बुला ले अपने पास। एक है यहाँ पर मोती महल बनवाया था जीवाजी राव सिंधिया ने। जय विलास पैलेस बनाया था जयाजी राव सिंधिया में। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इंटरेस्टिंग सी है कि इनके दरबार हॉल में, जय विलास पैलेस के दरबार हॉल में 2 फानूस लगे हुए हैं जो 2-2 टन के हैं। और यहाँ की डाइनिंग म्यूजियम बन गया है, इसका कुछ पार्ट म्यूजियम बन गया है। 35 कमरों का है ये,
तो इस यहाँ पे जो डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग टेबल जो रखी है उसमें चांदी की रेल रखी हुई, चांदी की ट्रेन जो कि खाना सर्व करती है ऐसे घूम के। एक बात। दूसरा, जय विलास पैलेस जो है, जय विलास पैलेस जो है ये यूरोपियन कैथेड्रल स्टाइल में बना हुआ है, जिस स्टाइल में वहां के चर्च बने होते हैं, यूरोपियन कैथेड्रल स्टाइल में बनाया है। बनाने वाले का नाम था माइकल माइकल फेलोज। माइकल फेलोज किसने बनाया था? माइकल फेलोज ने। किस स्टाइल में बना हुआ है? यूरोपियन कैथेड्रल। इनको बुला के बनवाया था और कोई काम नहीं था इनके पास, सारा एडमिनिस्ट्रेशन तो अंग्रेजों के हाथ में था, तो बैठ के महल वहल बनवाते रहते थे। माइकल फेलोज। ये सब क्वेश्चन बनते हैं ना। सिंधिया लोग, राजा महाराजाओं की छतरियां हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मोती महल है, किसने बनवाया था? जीवाजी राव सिंधिया ने। ये नाम अभी पूछूंगा मैं, सबको याद होना चाहिए। जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था मोती महल। जीवाजी राव सिंधिया ने बनाया था। इस मोती महल के अंदर एक पॉन्ड है। हाँ? क्या? हाँ हाँ, वो यही है। तो जीवाजी राव सिंधिया ने मोती महल बनाया था। उसमें बीच में एक तालाब है जिसमें फ्लोटिंग स्टेज है। म्यूजिक व्यूजिक बजाने वाला सितार लेके बैठ गया, वो फ्लोट करता है उसमें, मतलब पानी में बहता है। तो फ्लोटिंग स्टेज है जिसको बोलते हैं बैजा ताल। बैजा ताल क्या बोलते हैं? बैजा ताल। तानसेन कहाँ के थे? बेहट के थे। रियल नाम क्या था? रामतनु पांडे। किस राजा के यहाँ ये म्यूजिक गाते वाते थे? हाँ, रामचंद्र बघेल। फिर अकबर ने गन पॉइंट पे, चलो अब वहां गाना। पर बहुत इज्जत दी अकबर ने, और धुरंधर सिंगर थे, मतलब बहुत धुरंधर सिंगर थे। तो इतना याद रहेगा इसमें। अब ग्वालियर में ही अप्पू घर भी है, ग्वालियर में ही लक्ष्मीबाई का म्यूजियम भी है, रानी लक्ष्मीबाई म्यूजियम भी है, बादल पैलेस भी है ग्वालियर में, सब नोट कर लो। ज्यादा बड़े फैक्ट्स हमने देख लिए। अप्पू घर, बादल पैलेस, रानी लक्ष्मीबाई का टॉम्ब या म्यूजियम। अब अगर ज्यादा डिटेल में जाना है, हालांकि उतनी जरूरत नहीं, जो गेट हमने पढ़ लिए। एक ग्वालियर फोर्ट में 6 गेट है, 6 गेट है। एक हमने ये पढ़ लिया, एक हिंडोला और बादलगढ़ पढ़ लिया। एक गेट का नाम है आलमगीर गेट। एक गेट का क्या नाम है? आलमगीर गेट। फिर उसके बाद 3 भगवानों के नाम पर है, 3 भगवानों के नाम पर है। भैरव गेट, गणेश गेट, लक्ष्मण गेट। भैरव, गणेश, लक्ष्मण। ये कम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बना के नहीं बता रहा हूं। और एक आखिरी है हवा गेट। इतना ग्वालियर में पढ़ लो, कितने नंबर मिलेंगे? 5 करोड़। कुछ नहीं छोड़ा हमने ग्वालियर में। अब लोगों के घर के एड्रेस याद करना बाकी है। किसी को याद हुआ क्या? थोड़ा लंबा है ग्वालियर। किसी को याद हुआ? खासतौर से राजाओं के नाम, जीवाजी जी राव और सर। जयाजी राव। कहाँ गायब हो गए बाकी सब? 4 ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देख लो इन सब की फोटो। याद हो गया नाम कहां पर कौन क्या है? सबसे पहले चतुर्भुज, जीरो, हाथीपोल, गुजरी महल, मानसिंह महल, मान मंदिर, तेली मंदिर, सास बहू मंदिर, कर्ण महल, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, विक्रम, दाताबंदी छोड़, बादलगढ़ गेट, हिंडोला गेट सूरज सेन ने बनवाया, मोहम्मद गौस, तानसेन, मोहम्मद हाफिज का टॉम, इन तीनों का टॉम। फिर माइकल फेलोज ने जय विलास पैलेस बनाया था यूरोपियन कैथेड्रल स्टाइल में, जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। जीवाजी राव ने बनवाया था मोती महल, बैजा ताल है उसके अंदर, फ्लोटिंग स्टेज है। इतना ही पढ़ा बस। अब हम देख लेते हैं इन सबकी फोटो।
ये इसका ग्वालियर फोर्ट का मैप है। अब मैंने देख लिया है, आप लोग इसमें नहीं परेशान हो। ये बादलगढ़ गेट बना हुआ है। तो मतलब ऐसा कोई बोल दे कि कुछ भी बता रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम लोग लड़ जाना वहां पे, ठीक है। ये फिर यहाँ पर गुजरी महल है, ये पूरा बना हुआ है। कर्ण महल है, ये तेली मंदिर यहाँ कहीं पर है। तेली मंदिर, ये गंगोला तालाब तालाब, ये सब बहरहाल हमने सब सही पढ़ा है। तो किसकी किसकी फोटो देखना है आपको? सबसे तो पहले देख लो ये खूबसूरत कितना है। ये है ग्वालियर फोर्ट जिसकी हमने बात की। ग्वालियर फोर्ट के अंदर ये गुजरी पैलेस, ऊपर से फोटो लिया गया है। गुजरी पैलेस ये अब म्यूजियम बन गया है। ये है तुम्हारा मान सिंह का पैलेस। ग्वालियर फोर्ट के अंदर मान सिंह का पैलेस। ये है सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर वो है तेली मंदिर। अब तुम देख लो कि इसका शिखर है क्या। इसमें शिखर नहीं है, इसमें क्या है? विमान। उस शिखर होता तो मतलब हमारे नागर स्टाइल का हो जाता। द्रविड़ स्टाइल है ये, इसलिए इकलौता द्रविड़ स्टाइल का मंदिर है। फिर ये कर्ण का पैलेस है, कर्ण पैलेस है। ये दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा है। ये छोटा वाला तानसेन का टॉम्ब है और इतना बड़ा वाला मोहम्मद गौस का टॉम्ब है। ये जयविलास पैलेस है, इसी में है वो चांदी की ट्रेन, और ये 35 कमरों का है। यूरोपियन कैथेड्रल स्टाइल में बना हुआ है। और बाकी सब कहानी जयाजी राव सिंधिया ने बनाया था, ठीक है। तो ये मेन मेन फोटोज थी। ग्वालियर कौन सुनाएगा? पूनम के अमृता के अलावा? मैं अमृता है? सुनाऊं सर? सुनाओ पूनम। सर इसमें 6 गेट हैं। फर्स्ट गेट में द्वारपाल वाला है, ऊपर बादल छोर जिसे हिडोला महल भी कहते दुर्गपाल। हैं। दुर्गपाल क्योंकि दुर्गपाल अल्लू ने चतुर्भुज मंदिर बनवाया था अपने फादर के नाम पे, बाइल भट्ट। द्वारपाल मत करना, दुर्गपाल। जी सर, जी सर। ऊपर हाँ, बादल द्वार है जिसको हिडोला महल भी कहते हैं। और जब अंदर जाते तो ये गुजरी महल मिलता है। फिर यहाँ पे उनके सामने मान सिंह का महल है। और इसके ऊपर सास बहू का मंदिर है गुजरी महल के ऊपर। और गुजरी महल के ऊपर ही तेली मंदिर है जो कि नागर श्रेणी का बना हुआ है। और इसके ऊपर कर्ण का मंदिर है। मान सिंह का जो महल है उसको मान मंदिर भी बनवाया उसने। उसके ऊपर ही कर्ण मंदिर भी है। और इसके ऊपर 3 है, जहांगीर पैलेस, शाहजहां और विक्रम पैलेस है। इसके आउटर में जब आएंगे सर तो उधर पे बैजताल है। इसी के अंदर बैजताल भी पड़ता है। और किसके? ग्वालियर के सर, ये फोर्ट में, ग्वालियर फोर्ट के अंदर। बैजाताल नहीं है, मोती महल में है बैजाताल। अच्छा जी सर, मोती महल में। मोती महल में बैजाताल। जी जी सर। फिर इसके बाहर बहरहाल आएंगे अगर तो आपको 80% भी ठीक है पूनम, वेरी गुड। तुम हमेशा आंसर करती हो, तुम और अमृता। तो 80% भी अगर जहन में रह जा रहा है तो आप रिवीजन करना तो आप लोगों का काम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफी पढ़ना है आज। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सांची। अच्छा, ये तो पता है ना कि 3 यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक बायोस्फीयर जी सर। प्रोग्राम में हमने देख लिया आज, पचमढ़ी खजुराहो, बायोस्फीयर प्रोग्राम में सांची। तीन सांची है, खजुराहो है, तीन रायसेन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन सी? भीमबेटका, सांची और खजुराहो। सबसे पहले कौन सी मिली थी? खजुराहो, फिर सांची, 6 में, फिर भीमबेटका। ईयर बोलो। 86, 89, 2003। 2003। 86, 89, 2003। ये अलग से टॉपिक है एमपी के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो हम डिटेल में तो पढ़ ही रहे हैं, पर ये भी तो पता होना चाहिए कब उनको शामिल किया गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं सांची पे। क्या है सांची? कुछ तो आइडिया है? हाँ, बौद्ध रायसेन स्तूप। डिस्ट्रिक्ट में। इसने क्या बोला? सांची स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध। बौद्ध धर्म से। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? अशोक ने सर। अशोका ने बनवाया। ठीक है। तो क्या है कहानी? क्या है? महात्मा बुद्ध जो थे, अशोक जो था वो टोटली बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आ गया था। और उसने इसलिए, महात्मा बुद्ध ने 84,000
प्रवचन दिए, स्पीचेस दी, इसलिए उसने 84,000 स्तूपास बना दिया, स्तूप बना दिया पूरे इंडिया में, 84,000, जिसमें से बहुत सारे जब वैदिक कल्चर को, ब्राह्मण कल्चर को मानने वाले राजा आए जैसे पुष्यमित्र शुंग वगैरह ने, उनको तोड़वाया, बहुत लार्ज स्केल पे तोड़वाया। फिर धीरे धीरे बौद्धिज्म खत्म हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली तलवार के जोर पर ही चलता था पहले हिसाब किताब। और बौद्धिज्म और जैनिज्म क्या है कि अहिंसावादी थे। तो अब या तो आप फिर अहिंसा कर लो, तो उनका खुद का ही फिर वो डिक्लाइन हो गया उनके मतलब धर्म का, बौद्ध धर्म। तो इंडिया में शुरुआत हुई इसकी बौद्धिज्म की, पर इंडिया में नहीं रह गया। जैनिज्म तो इंडिया में ही लिमिटेड था, और इंडिया में भी काफी कम हो गया, क्योंकि वही तलवार के जोर वाली बात थी। तो जो जिस बादशाह की हुकूमत आती थी वो अपने धर्म को, अपने मजहब को प्रोपेगेट करता था। तो सांची की कहानी सामने कब आई? जनरल टेलर, ये याद रखना है, जनरल टेलर, ये सिलाई नहीं करते थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1818 में इन्होंने सांची के स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट की खासियत ये है कि यूं तो भोपाल से ये 40 किलोमीटर दूरी पड़ता है, पर ये आता है रायसेन की सीमा में, बाउंड्री में। और रायसेन की खासियत ये है, किसकी? रायसेन की खासियत ये है कि यहाँ पर दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक हो गया तुम्हारा सांची, और दूसरा आज ही हम पढ़ने वाले हैं भीमबेटका। बहुत बड़ी बात है कि एक ही शहर में दो अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हों यूनेस्को के अप्रूव्ड। रायसेन में है। किसने ढूंढा? टेलर, जो कि सिलाई नहीं करते थे, क्या करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। किस ईयर में? 1818। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। वो 1857 में था जब अंग्रेज पिट रहे थे, ये 1818 था जब मराठे पिट रहे थे। काइंड ऑफ मतलब ट्रीटी हो रही थी अंग्रेजों से, कोई ओफेंड मत हो जाना। हाँ, संध्या, ठीक है। 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया ये। क्या? सांची के स्तूप। 1989 में। कौन कौन से ईयर है? 86, 89, 2003। सबसे पहले खजुराहो के मंदिर बड़े बड़े दिख गए होंगे 86, फिर उनसे छोटे हैं थोड़ा ये स्तूप तो 89 में, फिर 2003 में छुपी हुई गुफाएं दिखी भीमबेटका, काफी टाइम लग गया उसमें। वैसा है। तो क्या होता है स्तूप? क्या होता है एक्चुअली ये स्तूप क्या है? देखो ये होता है स्तूप। जैसे हमने नागर स्टाइल मंदिर पढ़ा था, सब मंदिर के स्टाइल्स पढ़े थे, ऐसे ही जो भी स्तूप होगा वहां पे ये जो बीच में हाफ सर्कुलर ये जो डोम रखा है, इसको बोलते हैं अंड। अंडे जैसा है अंड, इसको क्या बोलते हैं? अंड। इसके ऊपर ये जो स्क्वायर बास्केट जैसा होता है, इसको बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका। ये डिफाइन करने को आ जाता है, इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे हर्मिका क्या है। इसके ऊपर ये जो गोल 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 सर्कुलर है तीन, इसको बोलते हैं छत्र या छतरी। छाते जैसा है छतरी, छत्र या छतरी। स्तूप के चारों तरफ दो प्रदक्षिणा पात होते हैं। प्रदक्षिणा पात यानी परिक्रमा करने के लिए जगह होती है। ये ऊपर वाला अपर प्रदक्षिणा पात, नीचे वाला लोअर प्रदक्षिणा पात, और उसके बाद ये बाउंड्री वॉल बनी होती है जिसको बोलते हैं वेदिका। ये अभी याद होना चाहिए, डायग्राम बनाते आना चाहिए। बाउंड्री वॉल को क्या बोलते हैं? वेदिका। और द्वार को बोल देते हैं तोरण, तोरण द्वार। चार द्वार होते हैं चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में चार द्वार होते हैं जिनको बोल देते हैं तोरण द्वार। क्या बोल देते हैं? तोरण द्वार। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? जो भी पुराने जो मर गए हैं उनके, या तो उनकी अस्थियां, या उनकी राख, एशेज, या उनकी कोई पुराना सामान, कपड़े, उनसे जुड़ी हुई कोई उनकी फेवरेट चीज, या उनकी यादें, खाली भी हो सकता है स्तूप। जो मर चुका है उससे रिलेटेड कोई भी चीज यहां पर उसके नाम पर बना दिया जाएगा। समझ में आ गया स्तूप क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। इसको क्या बोलते हैं? छतरी। इसको क्या बोलते हैं? अंड। इसको क्या बोलते हैं?
तोरण द्वार। ये क्या है? बाउंड्री वॉल, वेदिका। फिर ये प्रदक्षिणापात, लोअर और अपर प्रदक्षिणापात। क्या दिक्कत है इसमें? क्यों नहीं याद हो रहा? छोड़ दो मेरी, मुझे भी नहीं पता क्या है। हाँ, पीएचडी नहीं करनी है हमें, जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना भी कहीं नहीं पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का पार्ट है वैसे भी। कितना डायग्राम बना सकते हो? ये क्या है? हर्मिका। ये क्या है? छतरी, तोरण द्वार, प्रदक्षिणापात 1, प्रदक्षिणापात 2, वेदिका। तो ये होता है स्तूप। क्यों होता है? जो मर गया उसकी याद में कुछ 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 करने के लिए। और क्या नाम, और क्या चीजें चलती हैं बौद्ध के साथ? एक विहार चलता है, एक चैत्य चलता है। तो चैत्य बोलते हैं बौद्धों के मंदिर को, जहां पर वो पूजा पाठ करेंगे, उस स्थान को बोलते हैं चैत्य। और जहां पे वो आराम करेंगे, विहार। जहां आराम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, चैत्य। अब जो ये सांची के स्तूप मिले हैं, यहां पर सांची को काकनाद बोट, काकनाद, काकनाद बोलते हैं वैसे, काकनाद बोट। सांची को क्या बोला गया है? काकनाद बोट बोला गया है। सांची में जो स्तूप मिले हैं, यहां पर जो लेख वेख मिले होंगे, वहां पर सांची को क्या बोला गया है? काकनाद बोट। चैत्यगिरी भी मेंशन है इनकी टेक्स्ट में, इनकी बुक्स में कहीं कहीं। सांची को चैत्यगिरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्यगिरी। इनकी जो बुक्स हैं बौद्धिज्म की, इनमें चैत्यगिरी भी बोला गया है। किसको बोला गया है? सांची को। तो काकनाथ, काकनाथ बोट, चैत्यगिरी, ये कहीं भी आए मतलब सांची की बात हो रही है। ठीक। कितने मेन स्तूप है सांची में? 3 बड़े स्तूप मिले सांची में। कितने? 3 बड़े स्तूप हैं। सबसे बड़ा किसका होगा? महात्मा बुद्ध का। तो पहला वाला जो है उसको बोलते हैं नंबर 1 स्तूप या महास्तूप। स्तूप नंबर 1 या महास्तूप। इसमें ये किसके लिए है, किसके नाम पे डिवोटेड है? महात्मा बुद्ध के। दूसरा जो स्तूप है नंबर 2, अभी फोटो देख लेंगे हम। दूसरा स्तूप जो है नंबर 2, वो है जो बौद्ध प्रीचर्स हुए हैं, जो घूम घूम के प्रवचन देते थे, बौद्धिज्म का प्रचार करते थे, उनके नाम पे, उनके नाम वाम लिखे हुए हैं इसमें। तीसरा इंपॉर्टेंट है स्तूप नंबर 3। इसमें महात्मा बुद्ध जो थे उनके खास शिष्य थे 2। एक थे सारीपुत्र, ये नाम लिखा हुआ है सारीपुत्र, सारीपुत्र या इंडियन वर्जन हो गया सारीपुत्र, है वो सारीपुत्र, डबल टी, आर नहीं है वहां पर, सारीपुत्र। और महामोगलायन, महामोगलायन, महामोद मोगलायन भी बोलते हैं, महामोगलायन भी बोलते हैं। महामोगलायन, सारीपुत्र और महामोगलायन, सारीपुत्र और महामोगलायन। 3 स्तूप हो गए। पहला वाला बुद्ध को, दूसरा वाला प्रीचर्स को, तीसरा सारीपुत्र और महामोगलायन। ये याद कर लो फट्टे से। और ये जनरल टेरो 1818 1889 भूलना नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए। महास्तूप 1 2 3, महामोगलायन, सारीपुत्र। हो गया याद? याद हो रहा है कि मैं तेज पढ़ा दे रहा हूं? तेज तो नहीं हो रहा ज्यादा? किसी को ऐसा है कि याद नहीं हो रहा यहीं के यहीं? पूनम, अमृता? नहीं सर, सही है सर। जी सर। अब जब तक अशोका का पीरियड रहा और उनके वंशजों का पीरियड रहा, तब तक तो ठीक थी कहानी। यानी मौर्य पीरियड तक। मौर्य वंश था ये अशोका वाला। मौर्यों के बाद कौन आए, पता है किसी को? शुंग वंश। शुंग आए। कौन था इसका फाउंडर? पुष्यमित्र शुंग था। ये ब्राह्मण डायनेस्टी जी। थी। ये चाहते थे कि हम वैदिक कल्चर पे चले, ये बौद्ध और जैनिज्म हमको नहीं चलेगा। ये चाहते थे फिर से वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण सबसे टॉप पे, फिर क्षत्रिय, फिर ऐसे शूद्र और वो सब, है ना। तो ये पीएमएस शुंग डायनेस्टी थी, ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ये चाहते थे कि वैदिक कल्चर फिर से लौटे। तो इन्होंने जितने स्तूप बनाया था 84
1000 अशोका ने, उनमें कईयों को डिस्ट्रॉय किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। उसमें से इसको भी डिस्ट्रॉय किया था, तोड़ा फोड़ा था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पर इसका बेटा लिबरल निकला। बेटे का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र मालविका लव स्टोरी वाली बुक कालिदास ने लिखी है, सुनी होगी। तो ये लवर बॉय था, लिबरल था, ये तो इंटरकास्ट मैरिज करने को तैयार था मालविका के साथ। तो ये नहीं तोड़ेगा फोड़ेगा, बल्कि इसने ये जो बाउंड्री दिख रही है ना आपको, ये बाउंड्री रेलिंग बोलते हैं इसको, रेलिंग। ये रेलिंग किसने बनवाया? इसके बेटे, पीएमएस के बेटे अग्निमित्र शुंग ने। किस डायनेस्टी का था? शुंग। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तोड़ा किसने? पिताजी ने, पुष्यमित्र शुंग। तोड़वा और बनाया किसने? बेटे ने, अग्निमित्र शुंग। किसने? अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग। इसके बाद एक सतवाहन डायनेस्टी आई थी, पता है क्या? सतवाहन डायनेस्टी आंध्र प्रदेश, यहां से मिडिल से फैली हुई थी। वो लोग, उन लोगों ने एक टाइम पे सांची जीत लिया था, तो उन्होंने तोरण द्वार बनवाए। उन्होंने क्या बनवाया? तोरण द्वार बनवाए सांची में। तो तोरण द्वार किसने बनवाया? सतवाहन डायनेस्टी में। पर्टिकुलरली सतवाहन डायनेस्टी में पूछे किसने? सतकर्णी सेकंड ने। सतकर्णी सेकंड ने। सतकर्णी सेकंड ने। किसने? सतकर्णी सेकंड। क्या बनवाया? तोरण द्वार। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? मौर्यों ने। रेलिंग किसने बनाया? शुंग। और तोरण द्वार सतवाहन। सीधे सीधे बहुत ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे। किस डायनेस्टी में बनाया, किसने बनवाया, किसने तोड़ा। अब ये तोरण द्वार में क्या क्या है? ये तुम्हारा नंबर 2, स्तूपा नंबर 2, और ये नंबर 3। ठीक है। तोरण द्वार में क्या खास बनवाया इसने? सतकर्णी सेकंड ने। तो देखो यहां पर 4 शेर दिखाई देंगे आपको। इसमें बहुत सारे जानवर हैं। ये बहुत सारे जानवर क्यों हैं? क्योंकि जब ये जातक, जो जातक बुक सुनी है, जातक बौद्धों की जातक ग्रंथ होता है, उसमें कहानियां होती हैं महात्मा बुद्ध की। उसमें जातक कथाएं होती हैं जिसमें उनके पुनर्जन्म और हर जन्म में कोई जानवर के तौर पर उनको दिखाता है, हाथी, घोड़ा और ये सब। तो उन्हीं स्टोरीज का डिपिक्शन है ये। अलग अलग जानवर जो दिख रहे हैं ना, उन्हीं स्टोरीज का डिपिक्शन है ये तोरण द्वार में। और इसमें खास बात यह है कि इसके चारों तरफ 4 शेर बने हुए हैं। अशोका पिलर में भी 4, हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसमें अशोका पिलर में भी 4 ऐसी शेर बने हुए हैं। तो वो यही है एक। और यहां पर नीचे एक देवी बनाई हुई, एक महिला बनाई हुई, जो कि टहनी पकड़ी हुई है, पेड़ की टहनी पकड़ी हुई है। इसको बोलते हैं शालभंजिका देवी। तो शालभंजिका देवी कहां मिलती हैं? स्तूप के तोरण द्वार में, स्तूप के तोरण द्वार में शालभंजिका देवी कौन है? महिला है जो कि टहनी पकड़ी हुई है। और ये जिस स्टाइल से बना है इसको बोलते हैं ग्रीको बौद्ध स्टाइल। ग्रीक और बौद्ध स्टाइल का मिक्स, ग्रीको बौद्ध स्टाइल। तोरण द्वार किस स्टाइल से बना है? ग्रीको बौद्ध स्टाइल। ग्रीको बौद्ध स्टाइल, ग्रीक और बौद्ध, ग्रीको बौद्ध। हो गया तुम्हारा सांची। अब और क्या पढ़ोगे? पीएचडी थोड़ी करनी है हमें। और पढ़ना है क्या इसमें? डिटेल बताऊंगा, इतने में तुम्हारा आईएएस निकल जाएगा। चलो सांची हो गया, अब भीमबेटका चलेंगे। याद हुआ क्या किसी को? पूछूं किसी से नाम लेके 1818 में क्या हुआ था? मतलब ईयर से याद कर लो। इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 3 है, तीनों के ईयर से याद होना चाहिए कब कौन बना। 86, 89 और 2003। 86, 89 ना, 89, 90, 89 और 2003। 86, 89 और 2003। शालभंजिका देवी, शेर, पुनर्जन्म का डिपिक्शन,
3 स्तूप, महास्तूप, बौद्ध, और फिर प्रीचर्स और महामोगलियान और सतीपुत्र, हाँ सारीपुत्र ज्यादा नहीं है इसमें। बढ़ सकते हैं आगे? याद हुआ? जी सर। जी सर। ग्वालियर पूरा भूल गया अच्छे से? पचमढ़ी No, भूल sir. गए, ग्वालियर भूल गए कि नहीं? No, याद है sir. क्या? अच्छा, चलो तो भीमबेटका देख लेते हैं अब। तो रायसेन की क्या खासियत देखी हमने कि दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वहां पर। मतलब अगर गलती से पाकिस्तान से कभी लड़ाई हो गई, यहाँ पे बम मार दिया उसने, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को मिलके धुनेगी फिर, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये साइट। क्यों? तो इतनी पुरानी बात, इंसान कैसा था, क्या हुआ, हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है यहाँ से। भीमबेटका से पता चलेगा कि आदि मानव कैसे थे, कहीं ट्रैवल करते हुए यूरोप से यहाँ तो नहीं आए थे। क्योंकि विष्णु वाकनकर जो जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, वो इसको अपनी खोज करने के पहले फ्रांस और स्पेन घूमने गए थे और ऐसी गुफाएं देख के आए थे। फिर भोपाल से जब वो निकल रहे थे, पता है तुम्हें स्टोरी क्या? भोपाल से जब वो निकल रहे थे तो उनकी नजर पड़ी इन गुफाओं पे, तो उन्होंने फट से पकड़ लिया ना कि यूरोप स्पेन में भी ऐसे देखा था, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे मिलती जुलती कहीं मिलेगी तो ध्यान जाएगा, और तुम बम मार दो तो ये तो नहीं चलेगा ना। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मतलब पूछा जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भीमबेटका क्यों है, तो इस वजह से। फोटो कहाँ गई इसकी? यहाँ एक फोटो लगाई थी मैंने, चलो गहरा। क्या है भीमबेटका? शेल्टर है, मतलब गुफाएं क्या होती, केव्स क्या होती हैं? तो उसमें जानवर रहेगा या इंसान रहेगा? क्या क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? गुफाओं में चित्र थे आदि मानव काल की, चित्रकारी है, भीमबेटका। पेंटिंग्स हैं उसमें, तभी तो पता चला। ये तो गुफाएं तो ऐसे भी बन सकती हैं। तो भीमबेटका नाम क्यों पड़ा? भीम के बैठने का स्थान। यहाँ पर एक बहुत बड़ी केव है, गुफा है। ऐसे तो 760 कितनी टोटल केव्स हैं? 760 केव्स हैं, जिसमें से 500 में तो पेंटिंग्स बनी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा केव ग्रुप है, गुफाओं का समूह है, दुनिया का सबसे बड़ा केव ग्रुप है। 760 गुफाएं, समझ रहे हो कितनी दूरी तक फैली होंगी, जिसमें से 500 में पेंटिंग है। और इतनी नाजुक मामला है कि सिर्फ 10-12 में इंसान को जाने दिया जाता है, पब्लिक के लिए ओपन है, सिर्फ 10-12 पब्लिक के लिए ओपन है। नाम ऐसा क्यों पड़ा? भीम के बैठने का स्थान बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ी गुफा है तो बोलते हैं भीम ही यहाँ पर आता होगा, है ना। तो मतलब पांडवों का वनवास भी यहाँ पर हुआ है। एक जगह और कहाँ देखी हमने पांडव केव्स? पचमढ़ी में। देखिए यहाँ देख ली, कितनी टोटल केव्स हैं? 760। 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया ये। बट जब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ खास है? हमारे बिना बताए पता चल जाएगा क्या? नहीं पता चलेगा ना। हालांकि वो लोग ढूंढते रहते हैं, पर फिर हमको भी तो कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा मिलता है, फिर यूनेस्को से पैसा मिलता है कि इसको आप मेंटेन करो, ठीक है। तो वहां पर भी हमने पहले बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था 1999 में, 99 में, एक साल पहले सीजी के। यहाँ पर 1990 में, 90 में प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र, मतलब राष्ट्रीय यानी इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है ये जगह, ऐसा डिक्लेयर किया इंडिया ने। और फिर यूनेस्को को रिपोर्ट भेजी कि सर यहाँ देखो, कुछ दया दृष्टि, कुछ 4-5 करोड़ रुपए दो। तो यूनेस्को ने आया, बोला तुम सही बोल रहे हो। 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान लिया इसको, कि यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। किसने खोजा था इसको? 1957 में विष्णु वाकनकर, इंपॉर्टेंट है ये, विष्णु वाकनकर। विष्णु, पचमढ़ी को किसने खोजा था? जेम्स फोर्सिथ। किसी को नहीं याद ऑनलाइन में? किसने उनको दिखाया था? जेम्स फोर्सिथ को किसने दिखाया था? नाथूराम पवार। अभी जो पेंटिंग्स बनी है, यहाँ पर पेंटिंग्स बनी है और कलरफुल पेंटिंग्स हैं, तो किस कंपनी के कलर्स थे वो? कैमलिन के थे,
नटराज के थे, किसके थे? किस कंपनी के कलर लाते थे ये लोग और किस दुकान से लाते थे आदि मानव? हाँ, अच्छा, मतलब कोई कंपनी नहीं थी क्या उस वक्त? नहीं, 10,000 साल पहले कोई कंपनी थी क्या? 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, कोई कंपनी नहीं थी। जानवरों का ब्लड, उनकी खाल और वहां पर क्वार्टजाइट पत्थर जो पड़े होते थे, उसको घिस घिस के ये लोग पेंटिंग बनाते थे। ये सब मेंस के काम की चीजें। जब इतनी बारीकी से लिखोगे तब नंबर मिलते मेंस को। क्या क्या है भीमबेटका में? खास चीजें क्या है? भीमबेटका में जाओगे तो एक बहुत बड़ी चट्टान, इतनी बड़ी कि उसके नीचे जो गड्ढा है, ये आर पार दिख रहा है, ये हॉल जितना बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा? हॉल जितना कि लोगों को बैठा के मूवी वूवी दिखा दो। तो इसका नाम अगर सभागार चट्टान रख दें, ऑडिटोरियम रॉक रख दें, तो आप लोगों को ऐतराज क्यों है? ऑडिटोरियम रॉक, तो एक कौन सी है? ऑडिटोरियम रॉक। दिख रही है ये हाथ में डंडा लेके गेट कीपर भी खड़ा है, कोई नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर पहला लिख दिया पिंक, बिल्लू लव्स पिंकी, साथ में पेंटिंग, तो पता चला कि आदि मानव का नाम बिल्लू समझ रही जनता, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। हार्ट बना के आ गए तो उसको क्या पड़ेगा? डंडा पड़ेगा इससे। बिल्लू लव्स पिंकी नहीं लिखना। चीफ, हाँ, तो ये ऑडिटोरियम रॉक के जो बाहर है उस तरफ जाओगे ना, तो एक बड़ी रॉक रखी हुई है, एक बड़ी रॉक रखी हुई है। उस रॉक का नाम रखा गया चीफ रॉक या किंग्स रॉक, क्योंकि बहुत बड़ी है साइज। चीफ रॉक या किंग्स रॉक। तो चीफ रॉक या किंग्स रॉक कहाँ मिलती है? सांची, पचमढ़ी, भीमबेटका, ऐसे ऑप्शन आएंगे। नन ऑफ द अबव, तो भीमबेटका में। ऑडिटोरियम रॉक या सभागार रॉक भीमबेटका में। यहां पर वही आदि मानव जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पत्थर से पत्थर को खोद के कप जैसा बना लिया। इनको बोल देते हैं कप्यूल्स। क्या बोल देते हैं? कप्यूल्स। कप जैसा बन गया ना खोद के, ये कप्यूल्स में पानी भर जाता है बारिश होती तो। कप्यूल्स, कप्यूल्स कहां मिलते हैं? भीमबेटका में। अब देखो, एक रॉक मिली है जिसमें हर किस्म के जानवर भी हैं। बुफेलो भी है उसमें, तुम्हारे डियर भी है उसमें, एलिफेंट भी है। तो एक ही जगह तो सारे जानवर कहाँ मिलते हैं? या तो फॉरेस्ट में या जू में। तो इसका नाम रख दिया जू रॉक। क्या नाम रख दिया? जू रॉक, चिड़ियाघर वाला रॉक, जू रॉक। एक रॉक मिली जिसमें त्रिशूल जैसा पकड़ा हुआ है एक आदमी। ये तुमको दिख नहीं रहा होगा, त्रिशूल जैसा पकड़ा हुआ है एक आदमी। त्रिशूल कौन पकड़ता है? शिव जी। शिव जी, और उनका नाम ही नटराज है। तो विष्णु वाकनकर ने इस रॉक का नाम नटराज रॉक रखा। किसने रखा? विष्णु वाकनकर। जू रॉक, नटराज रॉक, चीफ या किंग रॉक, ऑडिटोरियम रॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक बाइसन बना हुआ है, दिख रहा है क्या? बाइसन बना हुआ, बाइसन को क्या बोलते हैं? सांड, सांड, सांड। ये जब सनलाइट पड़ती है तभी दिखाई देता है। ये रेड से कलर का है ना, बाइसन बना हुआ है, बाइसन, सांड। इसलिए इस रॉक का नाम, जिसमें सनलाइट पड़ती है तभी दिखाई देता है, तो इस रॉक का नाम क्या रखें? बाइसन रॉक। बाइसन रॉक, बाइसन रॉक, सांड वाली रॉक, बाइसन। और एक आखिरी, ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, टॉर्टोइस, कच्छप रॉक नाम रखा है। कछुए जैसा दिख रहा है ना, कच्छप रॉक, कच्छप रॉक। क्या? कच्छप रॉक। इजी है भीमबेटका। क्या क्या देखा भीमबेटका में? रायसेन में नाम ये क्यों पड़ा? भीम की रेस्टिंग प्लेस है, बैठने की।
भीम के बैठने का स्थान है ये। 500 पेंटिंग्स है, 760 केव्स हैं, 500 केव्स में पेंटिंग्स है। मतलब कलर कैसे आया, ऐसे आया। ये ईयर्स याद होना चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं से बनते, साढ़े साढ़े क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। 1990 में। अभी जो पचमढ़ी के ईयर किए हमने, सांची के ईयर्स किए हमने, और भीमबेटका के ईयर्स किए। पचमढ़ी, सांची, भीमबेटका। और कोई ईयर किए क्या हमने? नहीं किया ना। 1968 किया ना एक, तो उसको नहीं याद करना। 1968 वाला एक कर लो। ये 4 चीजों के ईयर बस याद करके मुझे 1 मिनट में जल्दी से चिल्ला दो, तो मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूं। ये 4 चीजों के ईयर से याद करके जल्दी से चिल्लाओ, तो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं। जल्दी बताना। अमृता, पूनम। अरे हाँ, एक चीज भाई, एक चीज ये कहीं मिलता नहीं है। राता पानी सुना है? राता पानी, राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीव अभ्यारण्य। राता राता पानी जीव अभ्यारण्य, भोपाल, भोपाल के पास है। इसके अंदर आती है भीमबेटका। इसका जो एरिया डिक्लेयर किया होगा ना, उसके अंदर आता है भीमबेटका। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ये पूछ सकता है राता पानी। ये मुझे पता नहीं कहाँ मिल गया था, नेट पे मैं सर्च कर रहा था। अब याद कर लो, एक बात और याद कर लो। 2 ग्रुप्स में बांटा गया केव्स को। 2 ग्रुप्स में, भीमबेटका में 2 ग्रुप, सॉरी ये 2 पॉइंट मैं बताना भूल गया था। 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक का नाम तो भीमबेटका ही रख दिया, एक का नाम भीमबेटका, दूसरे का नाम लग दिया जार समूह, जार ग्रुप। जार, जार पानी वाला जार होता ना, वो जार। अब जो 4 ईयर्स याद करने को बोले हैं, 4 प्लेसेस के ईयर्स, जल्दी से याद करके मुझे बोलो। जिसको पहले याद हो जाए वो बोलो। हाँ, क्या हाल है मैम? तबीयत सही है आपकी? मेडिसिन लेके आए? एंटीबायोटिक दिया? फीवर है और कुछ भी? वायरल हुआ है यानी आपको? वायरल चल रहा है अभी बहुत ज्यादा। तो आई क्यों आप फिर? क्यों आए आप? आज बहुत लेट हो गए हम। वो डाल रहे हैं आप? कल जो हमने बात की थी, टूरिज्म वाला, जो लंबी क्लास ली थी परसों, कल डाला मैंने, देखा। तो उसको आप उसी से डाउनलोड करके डालेंगे? अच्छा, अभी बात नहीं, सर ने हाँ नहीं कहा। तो उसके लिए अभी सर ने हाँ नहीं कहा। अच्छी बात। ले लो, तुम्हारी है ना ये? अच्छा, कितना टाइम लगेगा उसमें? किसी की क्लासेस तो नहीं फूल रही? इतना पढ़ लिया, अभी और पढ़ना है काफी। पानी वानी पी लो। मैंने चॉकलेट खा ली, एक ही थी मेरे पास में, तुमको भी देता। सॉरी है। मुझे भूख लगाती है एक्चुअली इस टाइम, इसलिए। किसी को नहीं याद हुए इतने 4 ईयर्स याद करने? जी सर।
हो गया? यस सर, हो गया। जी सर। कितना टाइम? चलो, भीमबेटका याद हुआ ना? ऊपर जी से तो सर। नहीं जा रहा Yes, किसी के? याद हुआ ना? समझ में तो आएगा ही, याद हुआ ना? चलो, जी अब सर। हमको पढ़ना है मांडू। मांडू इंपॉर्टेंट है। मांडू इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फेमस पैलेसेस हैं। क्या है कि जो थोड़ा सा फेमस और बड़े स्ट्रक्चर्स या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादा चांस उन्हीं के पूछने का होता है। उनमें दो चीजें पूछी जाती हैं कि एक तो कहां पर है और किसने बनवाया। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही है, 99% यही क्वेश्चन बनते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि मांडू की हिस्ट्री में क्या क्या है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एमपी की, तब तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर के ऊपर से ना जाए, इसलिए आंख खोल के और होश में रह के एक बार में समझ लो। हिस्ट्री का पार्ट है, पर शायद मैं ही पढ़ाऊंगा एमपी हिस्ट्री, क्योंकि एमपी में ही है वो। तो देख लो कि यहां पर क्या क्या था। मांडू में 3 वंशों ने, 3 डायनेस्टीज ने रूल किया। मांडू में 3 डायनेस्टीज ने रूल किया। एक थी गौरी, गौरी डायनेस्टी। होशंगशाह, होशंगशाह सुना होगा, जिसका नाम अल्प खान था। इसके फादर का नाम था दिलावर खां, सुना है? होशंगशाह का असली नाम क्या था? अल्प खां। फादर का नाम था दिलावर खां। नहीं, होशंगाबाद नहीं भाई, होशंगाबाद अलग कहानी है। ये मांडू वाले हैं, नाम बस मैच हो रहा है वो होशंग। दूसरी डायनेस्टी थी खिलजी। ये दिल्ली सल्तनत वाले खिलजी नहीं है, ये मालवा वाले खिलजी हैं। इसमें 3 लोगों ने, इनके 3 किंग्स ने कंस्ट्रक्शन करवाया। 2 महमूद, महमूद 1, महमूद 2, यानी महमूद खिलजी 1, महमूद खिलजी 2। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद कर लो, ठीक है? यहां देखो, महमूद खिलजी 1, महमूद खिलजी 2। बीच में आएगा एक गयासुद्दीन। बीच में कौन आएगा? गयासुद्दीन। खिलजी में कौन से 3? महमूद खिलजी 1, गयासुद्दीन, महमूद खिलजी 2। हो गया। बाज बहादुर का नाम सुना है क्या? बाज बहादुर का नाम सुना है क्या? बाद में अकबर के दरबार में चला गया था, ये म्यूजिशियन हो गए थे। रूपमती से इनको बेहद प्यार था, तो रूपमती, इन्होंने पहले दुर्गावती पे 2 बार अटैक किया, और दुर्गावती बीइंग अ फीमेल, इनको बहुत इंसल्टिंग लगा कि ये जीत नहीं पाए, तो थोड़ा लड़ना वड़ना नहीं, हम गाना गाएंगे। तो रूपमती को बहुत प्यार करते थे ये, दोनों बैठ के गाना वाना गाते रहते थे। फिर अकबर की ने हमला किया, थोड़ा इन्होंने फाइट किया, स्ट्रगल किया, भाग भाग गए, फिर से लड़ाई की, पर अकबर से कौन जीत पाएगा। तो फिर उसके दरबार में चले गए, म्यूजिशियन अच्छे थे ये, तो इनको 5000 का मनसब दिया था अकबर ने, तो अकबर के दरबार में। बहरहाल, तो बाज बहादुर, एक तीसरी बाज बहादुर की डायनेस्टी है। इनके फादर थे शुजात खान। शुजात खान, इन्होंने कुछ नहीं बनवाया, पर फादर थे शुजात खान, जो कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के कमांडर थे। जब शेरशाह सूरी मरे, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लिया मालवा साइड का। पहले मालवा के कमांडर थे ये, नोबल थे, फ्यूडल थे, सामंत थे, शेरशाह सूरी के सामंत थे। जब शेरशाह मर गया, बोला कि अब तो हम ही राजा है। समझ में आया? 3 डायनेस्टी कौन सी? गौरी, खिलजी और ये बाज बहादुर वाली कहानी। खिलजी में 3 हुए हैं, महमूद 1, महमूद 2, के बीच में गयासुद्दीन। महमूद है ये, मोहम्मद नहीं है। और गौरी में होशंग शाह, इसका नाम, असली नाम अल्प खान था, फादर इसका दिलावर खान था। इतना याद हो गया? एक और देख लेंगे हम। अकबर बादशाह था ना, तो अकबर के कमांडर का नाम था बादशाह खान। उसने भी एक स्ट्रक्चर बनवाया, वो हम देख लेंगे। देखिए, अब हमने बात की थी ग्वालियर फोर्ट कौन से नंबर का फोर्ट है साइज में इंडिया में? 3rd। मांडू फोर्ट जो है, मांडू का जो फोर्ट है, जो इसने बनवाया, अल्प खान ने, दिलावर खान के बेटे होशंग शाह या अल्प खान ने, गौरी डायनेस्टी वाला होशंग शाह गौरी ने मांडू फोर्ट 82 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 82 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ पूरा शहर है उस किले के अंदर। इंडिया का सबसे बड़ा किला बोला जाता है इसको। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश की वेबसाइट में दिया हुआ है, टूरिज्म की वेबसाइट में दिया हुआ है। ये फैला हुआ है, ये मांडू फोर्ट की फोटो है। अब इस मांडू फोर्ट के अंदर क्या क्या है, जैसे ग्वालियर फोर्ट के अंदर हमने देखा था, अब इस मांडू फोर्ट के अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। वो देखा है क्या? हिप्नोटाइज करते हैं, एक कॉइन लटका दें, कॉइन या उसके नीचे अशरफी बोलते हैं पुराने जमाने के कॉइन को, उसके सामने ऐसे उसको घुमाते जाओ और उसको पेंडुलम जैसे घुमाते जाओ, तो होश खो देता है ना इंसान, और सच्चाई दिखने लगती है, हकीकत। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चला करके आया, रास्ते में मेरे को 20 लोग क्रॉस किए होंगे,
मेरे को एक एक आदमी तो याद नहीं होगा, और अगर मैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में सब स्टोर होता है। जब मैं अगर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया अपने होश खो के, तो मुझे उस गाड़ी का नंबर भी दिखाई देगा। सबकॉन्शियस ब्रेन में सब स्टोर होता है, जिस पे भी नजर पड़ गई, साइड से भी कोई गया। तो होश किस कौन खोगा यहाँ, खोएगा यहाँ पर? होशंग शाह। उसके सामने एक धागे में अशरफी लटका के, अशरफी लटका करके उसकी आंखों के सामने करेंगे। एक मिनट। हाँ, क्या करेंगे? हिंडोला जैसे डुलाएंगे उसको, स्विंग जैसे, झूले जैसे डुलाएंगे। होशंग शाह का होश जाएगा। क्या लटका है यहाँ पे? अशरफी, अशरफी कॉइन, यानी हिंडोला जैसे झूल रहा है, और होशंग शाह के होश गए। और इनको देखी सच्चाई कि हम को अल्टीमेटली तो मरना ही है, एक सुई भी नहीं ले जा पाएंगे हम साथ में। ये जो महल वहल बना रहे हैं, इतना लंबा फोर्ट बना दिए, एक सुई भी नहीं ले जा पाएंगे। तो इसको लगा कि अब मौत दिख गई। इसने बोला कि फौरन कुछ पुण्य उन्य का काम कर लो, नहीं तो ऊपर बड़ी पिटाई लगनी है, क्योंकि जिंदगी तो ऐसी गुजार दी है। तो इसने एक मस्जिद बनवाना शुरू किया, आलीशान मस्जिद, कि ऊपर वाले को थोड़ा सा रिश्वत दी जाए। आलीशान मस्जिद सीरिया के डेमास्कस, दमिश्क जो उसकी कैपिटल है, वहां के स्टाइल की कॉपी मार के, डेमास्कस स्टाइल की कॉपी मार के एक मॉस्क बनाना शुरू किया। और ऊपर वाले को समझ में नहीं आता क्या कि आपके दिल में क्या है। बोला तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। तो इस बेवकूफ ने सोचा कि अब जाना है तो अपना खुद का टॉम बना के गया। तो अपना खुद का टॉम बना करके गया था, हम मर जाए तो हमको यहाँ दफना देना। और ये टॉम जो था, होशंग शाह के टॉम के नाम से मशहूर होगा, ऑब्वियसली उसी का टॉम है। ये इंडिया का पहला मार्बल से बना हुआ टॉम था, और इसी से इंस्पायर्ड होकर के ताजमहल बना है। तो होशंग शाह ने क्या क्या बनाया? हिंडोला, ये डोल रहा था, पेंडुलम, हिंडोला पैलेस। और क्या बनाया? अशरफी महल। और क्या बनाया? होशंग शाह का महल, होशंग शाह का महल, होशंग शाह का टॉम, और जामी मस्जिद, जामा मस्जिद नहीं, जामी मस्जिद बनाना शुरू किया। और ऊपर वाले ने बीच से ही बुला लिया इनको, जामी मस्जिद बनाना शुरू किया, पर बीच में ही मर गया। तो होशंग शाह का हिंडोला टॉम क्यों बोलते हैं इसको? हिंडोला महल क्यों बोलते हैं? स्विंगिंग पैलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो दीवारें ये तिरछी हैं। कितने डिग्रीज पे? 77 डिग्रीज पे तिरछी हैं। तो दूर से देखोगे तो ऐसे झूलता हुआ दिखाई देता है। तेलंगाना में बहुत मिलता है ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर तिरछी दीवारों वाला, इससे ज्यादा मजबूती मिलती है बिल्डिंग को। सेंटर्ड होता है, फोर्स पूरा एक तरफ सेंटर्ड हो जाता है। तो क्या क्या बनाया? अशरफी महल, जो कि हिंडोला स्विंग कर रही थी, स्विंगिंग पैलेस या हिंडोला महल। और क्या बनाया? होशंग शाह का महल, होशंग शाह का महल, अशरफी महल। ये एक मदरसा था। 99% जगह बोलते हैं कि मदरसा था। एक आध जगह ये भी बोलते हैं कि यहां पर ये हर सीढ़ी पे, बहुत ऊंचा है ये, हर सीढ़ी पे एक कॉइन रख देता था, एक अशरफी रख देता था। क्यों? क्योंकि इसकी जो रानी थी या रानियां थी वो मोटी हो गई थी, तो वो एक्सेस, मतलब ऊपर चढ़े, थोड़ा सा कैलोरीज बर्न हो उनकी, तो वो एक एक कॉइन, वो कॉइन्स की लालच में, उठाने की लालच में ऊपर चढ़ती थी, दुबले, उनको दुबला करने के लिए, बेसिकली मोटिवेट करने के लिए। पर ये मदरसा ही था, मतलब प्रॉपर सोर्सेज में मदरसा ही मिलता है। तो ये अशरफी महल हो गया। ये है मार्बल से बना हुआ होशंग शाह का टॉम। इसी से इंस्पायर्ड हुआ है ताजमहल, व्हाइट मार्बल का की पहली बिल्डिंग है ये इंडिया में। काफी ऊंची है, इतने इतने से लोग दिख रहे हैं। और ये है जामी मॉस्क, ये है जामी मॉस्क, जामा मॉस्क नहीं है ये, जामी मॉस्क है। किस स्टाइल में बनी है? उमैयद स्टाइल में, सीरिया के डेमास्कस के, सीरिया की कैपिटल है डेमास्कस, वहां पर उमैयद स्टाइल में बनती है मॉस्क, उस स्टाइल में बनी हुई है। पर ये पूरा तो नहीं बनवा पाया। तो उसके बाद कौन आने वाला है? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में पहले कौन आएगा? महमूद खिलजी फर्स्ट, उसने इसको कंप्लीट कराया। ये पता होना चाहिए।
महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसको कंप्लीट कराया। महमूद खिलजी की बैटल ऑफ सारंगपुर में महमूद खिलजी वन की बात कर रहे हैं हम। गौरी डायनेस्टी देखी थी हमने, उसमें हुसैन शाह बनाने वाला था। अब सीधा महमूद खिलजी वन में उसने एक तो ये जामी मस्जिद का काम पूरा करवाया, कंस्ट्रक्शन। दूसरा, उसकी लड़ाई हुई राणा कुंभा से, चित्तौड़ वाले राणा कुंभा से। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर किससे? राणा कुंभा से। कहां पे? चित्तौड़ वाले। दोनों बोलते थे हम जीते, ये बोलता था हम जीते, वो बोलते थे हम जीते, और दोनों ने अपने अपने किलों में विजय स्तंभ बनाए, मतलब हम जीते उसकी याद में स्तंभ बनाए, दोनों ने बनवा लिया। तो महमूद खिलजी वन ने विजय स्तंभ बनवाया, मांडू फोर्ट के अंदर ही विजय स्तंभ महमूद खिलजी वन ने बनवाया। समझ आया ना? होशंग शाह ने क्या क्या बनवाया था? पेंडुलम घूम रहा था, नीचे अशरफी और हिंडोला और खुद का महल और मकबरा भी, और जामी मॉस्क बनवाना शुरू किया। कितने? टोटल 5 चीजें बनवाया उसने। अशरफी, हिंडोला, खुद का महल, टॉम और जामी मॉस्क आदि, और मांडू फोर्ट भी तो इसी ने बनवाया। 6 हो गए। और महमूद खिलजी क्या बनवा रहे हैं? महमूद खिलजी वन जामी मॉस्क कंप्लीट करवा रहे हैं और विजय स्तंभ बनवा रहे हैं, कुछ खास नहीं। अब किसका नंबर आएगा? गयासुद्दीन का। गयासुद्दीन खिलजी, तुगलक नहीं। गयासुद्दीन खिलजी, तुगलक नहीं। गयासुद्दीन खिलजी। जहाज महल का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? अरे जहाज महल है क्या यहाँ पे? कहाँ गया भाई? ये जो महल है, ये जो जहां महल है, इस महल के दोनों तरफ तालाब है। एक तो हमें दिख रहा है और एक इस तरफ भी है। इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जहाज महल। जहाज पानी के बीचों बीच होता है ना, तो इसके दोनों तरफ तालाब है, दूर से देखने पे लगता है जहाज जैसा खड़ा है। ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये उसका हरम था। अंतःपुर बोलते हैं जैसे जिसको, गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। इन तालाबों के नाम है, एक का नाम है मुंज तालाब, एक का नाम है कपूर तालाब। एक का नाम है मुंज, एक का नाम है कपूर। कैसा बना है समझ में आया ना? बीच में ये महल बना हुआ है, दोनों तरफ तालाब है। मुंज तालाब, कपूर तालाब किसने बनवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने। तुगलक ने नहीं, खिलजी ने। याद रखना क्या क्या पढ़ लिया हमने। 3 डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम जो यहाँ पर रूल की, उनमें से किन किन किसने किसने? गौरी डायनेस्टी के होशंग शाह ने 6 स्ट्रक्चर्स बनवाया। मांडू फोर्ट, हिंडोला पैलेस, अशरफी पैलेस, खुद का टॉम्ब, खुद का टॉम्ब और जामी मॉस्क बनवाना शुरू किया। छोड़ा तो कंप्लीट किसने करवाया? महमूद खिलजी वन ने। और महमूद खिलजी वन ने विजय स्तंभ बनवाया था। उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी की बारी आई, उसने सिर्फ जहाज महल बनवाया, दोनों साइड मुंज और कपूर तालाब। इतना पढ़ लिया हमने। आखिरी कौन बचा हमारे पास? महमूद खिलजी टू, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड का रियल नाम था दरिया खान। दरिया खान, दरिया खान, नदी दरिया होती है ना, दरिया खान। ये हिस्ट्री की बात है हालांकि। इसका एक बहुत फेवरेट मिनिस्टर था। नहीं सॉरी, हिस्ट्री
हाँ ठीक 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 ठीक। पहले इसकी स्टोरी देख लो, यहाँ पर वो टॉम नहीं है क्या? दरिया खान, इसने हाथी महल बनवाया, महमूद खिलजी टू ने हाथी महल बनवाया। कौन सा महल बनवाया? ये बना हुआ है, ये मोटा मोटा सा लग रहा है ना, हाथी महल है ये, जिसको बाद में इनके मकबरे में कन्वर्ट कर दिया गया। दरिया खान का मकबरा बोला जाता है, दरिया खान टॉम, दरिया खान टॉम, दरिया खान टॉम। किसने बनवाया? महमूद खिलजी सेकंड ने। महमूद खिलजी सेकंड ने क्या बनवाया? हाथी महल। उसी को बाद में मकबरा बना दिया गया, मतलब उनको दफना दिया गया, जैसे होशंग शाह ने पहले बनवा दिया था। तो इन्होंने अपना मकबरा यानी खुद बनवाया। कैसे बनवाया? बनाया था महल, बन गए वो, उनके गड़ाने की जगह बन गई। इनका एक मिनिस्टर था दारा खान, दारा खान। ये थे दरिया, वो थे दारा, दारा सिंह वाला दारा, दारा खान। तो दारा खान का महल भी है यहां पर, दारा खान का महल, दारा खान पैलेस, दारा खान पैलेस। इतना समझ में आया क्या? कहां शुरू किया हमने? गौरी, खिलजी और बाज बहादुर वाली डायनेस्टी देखेंगे हम। गौरी में होशंग शाह, गौरी में होशंग शाह 6 स्ट्रक्चर बनवाएगा। पहला मांडू फोर्ट, दूसरा अशरफी, तीसरा हिंडोला, तीसरा उसका खुद का मकबरा, चौथा खुद का महल, पांचवा जामी मस्जिद बनवाना शुरू किया। खत्म किसने किया? खिलजी में आ गए, महमूद खिलजी वन में। उसने एक विजय स्तंभ भी बनवाया राणा कुंभा के साथ, बैटल ऑफ सारंगपुर। तो उसमें बोला कि हम जीते, वो बोले हम जीते, बहरहाल छोड़ो। आगे गयासुद्दीन खिलजी, उसने क्या बनवाया? जहाज महल। एक तरफ मुंज तालाब, दूसरी तरफ कपूर तालाब। उसके बाद किसकी बारी आई? महमूद खिलजी सेकंड। इसने क्या, इसका नाम क्या था? दरिया खान। इसने बनवाया हाथी महल। हाथी महल में इसी को दफना दिया गया, तो ये बन गया दरिया खान का मकबरा, दरिया खान का टोम। अब किसकी बारी आई? इनका मिनिस्टर था दारा खान। दारा खान का महल भी इन्होंने बना के दिया था, क्योंकि उनको बहुत पसंद करते थे। अब आ जाए बाज बहादुर पे। बाज बहादुर किनके बेटे थे? शुजात खान के। शुजात खान किनके कमांडर थे? इनके फ्यूडल थे शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी की जब एक्सीडेंटल मौत हो गई कलिंजर में, तोप का गोला लग गया, तो सबको मौका मिल गया कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें, हम किसी को राजा वाजा नहीं मानते, तो ये भी कर लिए। अब जब पिताजी राजा बन गए तो ये भी राजा बने। इन्होंने दुर्गावती से 2 बार लड़ाई लड़ी, हार गए। फिर ये म्यूजिक में लग गए, और ये इनकी जो लवर थी और वाइफ थी, उनका नाम था रानी रूपमती। रूपमती नर्मदा, रेवा माता की, नर्मदा माता की बहुत बड़ी भक्त थी, और बिना दर्शन किए नर्मदा के खाना नहीं खाती थी, और दर्शन करने के लिए ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता था। तो बाज बहादुर क्योंकि उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रूपमती के लिए एक महल बनवा दिया ऊंचाई पे, रूपमती महल। और खुद इस महल में रहते थे बाज बहादुर महल पैलेस। बाज बहादुर का रियल नेम क्या था? बयजीद खान, बयजीद खान। बाज बहादुर का रियल नेम क्या था? बयजीद खान। रूपमती, उनकी रानी का क्या नाम था? मान सिंह की मृगनयनी, गुर्जर, गुजरी महल। यहां से फिर नर्मदा नदी दिखती थी इनको, और उसमें स्नान भी करती थी ये। तो उसके लिए नर्मदा कुंड बना दिया बायजीद खान ने। बाज बहादुर ने क्या बनवाया? रूपमती के लिए नर्मदा कुंड। म्यूजिशियन थे दोनों, गाना गाते थे। और जनरल ऐसे स्नान करने के लिए रूपमती के लिए भी एक स्पेशल अरेंजमेंट करवाया। एक जगह थी जहां पर चंपा के फूल बहुत होते थे, इनके ही उसमें महल के पास, तो वहां पे बनवा दिया चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी, जिसमें पानी भरा होता है ना, बावली बोलते हैं, बावड़ी, 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 बावड़ी। बावली यहाँ तो पागल होते हैं। रेवा कुंड बनवा दिया, और नर्मदा कुंड या रेवा कुंड, रेवा बोलते हैं ना नर्मदा को, तो रेवा कुंड बनवा दिया और चंपा बावड़ी बनवा दिया। हो गई कहानी इनकी, मांडू ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक और स्ट्रक्चर बस देख लो। अकबर का एक कमांडर था, जिसने, अकबर की एक हिंदू वाइफ थी। अकबर का एक कमांडर था बादशाह खान, उसने अकबर की एक हिंदू वाइफ के लिए नीलकंठ पैलेस बनवाया था। नीलकंठ मंदिर या नीलकंठ पैलेस। नीलकंठ क्यों? क्योंकि शिव जी के शिवलिंग है यहाँ पर कुछ, तो नीलकंठ मंदिर भी बोलते हैं, या नीलकंठ पैलेस बोल दो। किसके लिए बनवाया था? अकबर की वाइफ के लिए। नीलकंठ महल कहां पर है? ग्वालियर में। तो सब राजे महाराजों से रिलेटेड हमने याद कर लिया। अब एक किसने बनवाया है हमें पता नहीं है, तब क्या हो गया?
हाँ सब मांडू में है ये। हाँ सब मांडू में, मैंने ग्वालियर बोला, सॉरी। तवेली महल एक और है, जिस किसने बनवाया नहीं पता, पर तवेली महल, तवेली क्या, हवेली नहीं तवेली, कहां पर है, मांडू में। मांडू याद हुआ क्या? एक बार और सुन लो। 3 डायनेस्टी, गौरी, खिलजी, बाज बहादुर वाली। गौरी में होशंगशाह गौरी, किसका बेटा था, दिलावर खां का। दूसरा कौन आया, खिलजी, 2 महमूद ऊपर नीचे, बीच में गयासुद्दीन, लास्ट में बाज बहादुर आएगा। होशंगशाह ने सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए 6। पहला मांडू फोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट, 82 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। उसके अंदर क्या बनवाया इसने, हिंडोला, अशरफी, खुद का महल और मकबरा। जामी मॉस्क पूरी नहीं बनवा पाया। किसने बनवाया, महमूद खिलजी वन ने। उसने और क्या बनाया, विजय स्तंभ बनाया। खत्म महमूद खिलजी फर्स्ट। सेकंड, अब इसके बाद कौन आया, गयासुद्दीन खिलजी। इसने क्या बनवाया, जहाज महल। एक तरफ मुंज तालाब, एक तरफ कपूर तालाब, एक तरफ मुंज तालाब, एक तरफ कपूर तालाब, बीच में जहाज महल। ये हो गया गयासुद्दीन खिलजी। फिर महमूद खिलजी सेकंड, इसमें क्या आएगा, इसका असली नाम था दरिया खान, जिसमें इसने बनाया हाथी महल। तो दरिया खान को हाथी महल में ही दफना दिया गया, तो ये बन गया उन्हीं का मकबरा, जिसको बोलते हैं दरिया खान का टोम या दरिया खान का मकबरा। इनके एक फेवरेट मंत्री थे जिसका नाम था दारा खान। दारा खान का महल भी इन्होंने बनवाया था। आगे चलें, बाज बहादुर आ गए। रूपमती और बाज बहादुर की कहानी। बाज बहादुर का खुद का महल, बाज बहादुर महल। रूपमती महल नर्मदा के दर्शन के लिए, नर्मदा में नहाने के लिए रेवा कुंड, अलग से नहाने के लिए चंपा बावड़ी, और नीलकंठ महल बादशाह खान ने बनवाया था अकबर की वाइफ के लिए। ये सब हो गए तुम्हारे मांडू में। पूरा रिवाइज कर लो फटाक से, मैं पूछता हूँ। फोटोज वगैरह दिखा दी ना? दिखा दी। किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन वालों, जल्दी से बोलो, क्लास नहीं रहेगी। और किसको याद हो गया वो बोलो, जितना पढ़ा आज वो सब। क्लास ऑफ करूं, हो गई क्लास। टूरिज्म आज कंप्लीट करना था पर नहीं हुआ है, ओरछा वगैरह बच गया। अब मंडे को आप लोगों को ट्राइब्स और टूरिज्म में जितना हो गया इसका टेस्ट देना है। वो टेस्ट कैसे होगा ऑनलाइन वालों का, वो मैं सॉर्ट आउट करूंगा, पर आप लोगों का टेस्ट होगा मंडे को। Okay, sir. ट्राइब्स में, बल्कि एमपी में जितना पढ़ लिया, डिवीजन ही, ऑर्गेनाइजेशन ही ऑफ एमपी तो पढ़ा है, तो जितना एमपी में पढ़ लिया उसका पूरे का टेस्ट होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, जी सर। बाय बाय।